हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स हमारा मैराथन क्लास होने वाला है जो कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का रहेगा। और यहाँ पे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इस क्लास में लगभग 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स जो है क्विक रिवीजन करते हुए देखते चलने हैं और यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं किसी वर्ड को मिस प्रोनाउंशिएट करती हूँ तो प्लीज़ उसके लिए एडवांस में सॉरी, क्योंकि कई बार लगातार बोलते टाइम टंग स्लिप हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा ऐसा रूप है शिक्षा का जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य विद्यालयों में विशेष सुविधाओं के साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा इस विचार का परिणाम है कि शिक्षा मानव का मूल अधिकार है और यह केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे समाज को आधार प्रदान करती है। हमारे समाज में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं जो सामान्य विद्यालयों और सामान्य शिक्षण विधियों के माध्यम से नहीं सीख सकते। उनके लिए कुछ विशेष विधियों और उपकरणों की आवश्यकता होती है और उन्हीं विशेष विधियों और उपकरणों के साथ माध्यम से सामान्य बच्चों के साथ उनको शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा में आता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा वह होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं विशिष्ट बालक बालिकाओं के साथ एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर आप इस पे आंसर लिख रहे हैं तो इस तरह एक चार्ट जरूर बनाइए जिसमें आप इंक्लूसिव एजुकेशन इज इक्वल टू एजुकेशन फॉर ऑल, समावेशी शिक्षा अर्थात सभी के लिए शिक्षा। और यहाँ पे समावेशी शिक्षा के जनक हैं J.M.G. इटार्ड, जिनको कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये इटार्ड जो है यूरोप के थे। इसके बाद आप डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन में प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार समावेशी शिक्षा वह प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करती है। यानी कि समावेशी शिक्षा में छात्र की एबिलिटी और उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसकी जो कंडीशन है, वो कैसी सोसाइटी से आता है, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखी जाती हैं ताकि उसकी एजुकेशन का लेवल बढ़ाया जा सके। R.K. शर्मा के अनुसार समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके हम प्रतिभाशाली छात्र और जो शारीरिक रूप से अक्षम छात्र हैं उनको एक साथ एजुकेशन दे सकते हैं। समावेशी शिक्षा की 2 शाखाएं होती हैं, एक मेन स्ट्रीमिंग और दूसरी फुल इंक्लूजन। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, मेन स्ट्रीमिंग इसका प्रारंभिक चरण है और फुल इंक्लूजन इसका बाद का चरण है। और प्रारंभिक चरण में जो समावेशी शिक्षा है, ये मेन स्ट्रीमिंग जो है ये एकीकृत शिक्षा कहलाई। इसके बाद ये मेन स्ट्रीमिंग में आई और उसके बाद ये आपके फुल इंक्लूजन में आई जहाँ पे इसको समावेशी शिक्षा कहा गया। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया, इसमें सबसे पहले सामान्यकरण आता है यानी नॉर्मलाइजेशन। इसके बाद आता है संस्थान रहित शिक्षा यानी डेंसिटी, या आप प्रोनाउंशिएट कर लीजिएगा, मैं इसको नहीं कर पाती हूँ। इसके बाद आता है आपका मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीमिंग और इसके बाद आता है समावेश यानी इंक्लूजन। फ्रेंड्स, इसके बाद आती हैं आपकी समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पे ये विशेषताएं वर्ड बाय मिस्टेक लिखा गया है। यहाँ पे है समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य रहते हैं। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य जो हैं, सबसे पहला उद्देश्य इसका ये है कि समाज में असमर्थ बच्चों के साथ फैली जो आपकी भ्रांतियां हैं इनको दूर करना, असमर्थ बच्चों की जीवन की चुनौतियों को सामना करने योग्य बनाना और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पुनर्वास का प्रबंधन करना, बच्चों की असमर्थता का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना और उनमें जागरूकता की भावना का विकास करना। इसके अलावा असमर्थ बच्चों को इस शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और प्रजातांत्रिक मूल्य के उद्देश्यों को प्राप्त करना। इसके बाद आपका आता है समर्थ बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से
समाज से जोड़ना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। इसके बाद आती है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो समावेशी शिक्षा जो है वो बच्चों के एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाती है। यह सामान्य शिक्षा के कुछ विशिष्ट प्रयोजन उपलब्ध करवाती है और ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आधार मनोवैज्ञानिक है और ये विशिष्ट शिक्षा का एक नवीन प्रगतिशील स्वरूप है। यह अपंग बालकों की शिक्षा को उनके व्यक्तिगत अधिकार के रूप में स्वीकार करती है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आधार मानकर बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने और उनके नागरिक अधिकार को सुनिश्चित करती है। यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण का विरोध करती है और ये इसका व्यावहारिक समाधान है। समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकल्प नहीं है, बल्कि यह तो विशेष शिक्षा की पूरक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका समावेशी शिक्षा के स्तर, एजुकेशन। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और मुझे ये बहुत ढूंढने के बाद मिले हैं। तो समावेशी शिक्षा के 5 स्तर होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें समुदाय, दूसरा आता है साहचर्य, तीसरा सहयोग, चौथा चिंतन और पांचवा बोधगम्यता। कम्युनिटी, कनेक्शन, कंट्रीब्यूशन, कंपल्सेशन और कॉम्प्रिहेंसिव। इनको आप 5C से याद रख सकते हैं। इसके लेवल कैसे हैं? 5C, कम्युनिटी, कनेक्शन, कंट्रीब्यूशन, कंटेम्पलेशन और आपका कॉम्प्रिहेंसिव। इसके बाद पॉइंट आता है हमारा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका पहला सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, दूसरा समावेशन का सिद्धांत, शिक्षा प्रत्येक बालक का अधिकार, सीखने के अलग अलग तरीके, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विशिष्ट कार्य प्रणाली, स्वगति और करके सीखने का सिद्धांत, सहज और सजीव सौहार्दपूर्ण वातावरण का सिद्धांत और अध्यापकों एवं अभिभावकों की भूमिका। इसके बाद आते हैं हमारे समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के उपाय। तो समावेशी शिक्षा आपकी तभी इफेक्टिव होगी जब आप बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देंगे और उनके लिए भय से मुक्त अधिगम का वातावरण डेवलप करेंगे, उनको उनकी प्रतिभा दिखाने के अवसर देंगे और लिंग, जाति और आर्थिक आधार पर बच्चों को समान मानेंगे और बच्चों की गलतियों को स्वीकार करेंगे और उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। कक्षा में चर्चा करेंगे, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाएंगे, यानी कि बच्चों में आप जो है एक दूसरे से आगे निकलने की भावना तो डेवलप करेंगे, लेकिन उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। अधिगम में सभी बालकों को शामिल करना। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा। इन सभी शिक्षाओं में अंतर। तो सबसे पहले हम विशेष शिक्षा देख लेते हैं कि विशेष शिक्षा क्या होती है। विशेष शिक्षा उन बालकों को दी जाने वाली शिक्षा है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के औसत या सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न है। इसलिए ऐसे बालकों की देखभाल और शिक्षा दीक्षा की विशेष आवश्यकता होती है। मतलब इनको अलग से विशेष देखभाल और विशेष शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा सामान्य शब्दों में एकीकृत शिक्षा से तात्पर्य है शारीरिक रूप से अपंग तथा सामान्य बालकों के लिए एक ही शिक्षण संस्था में शिक्षण का प्रबंध करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एकीकृत शिक्षा में स्कूल तो एक ही होता है, लेकिन क्लासरूम जो है वो स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड के लिए अलग अलग रहते हैं। एकीकरण मुख्यधारा की मूलभूत आवश्यकता है। एकीकृत शिक्षा अमेरिका के मुख्यधारा आंदोलन का फल है और जिसका श्रेय सैमुअल ग्रिडल होवे को जाता है और इन्होंने 1975 में अमेरिका में सभी अपंगों की शिक्षा के लिए एक्ट भी बनवाया था। इन्हीं के प्रयासों से ये एक्ट बना था। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉफमैन के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों के सांसारिक, अनुदेशनात्मक, सामाजिक और एकीकरण को अनुदेशित करती है।
इसके सामान्य व विशिष्ट शिक्षा, प्रशासकीय अनुदेशन और सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे जितने भी दायित्व होंगे, जितने भी ड्यूटीज़ होंगे, उनका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा, सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा मानव का एक मूल अधिकार है और यह व्यक्ति और संपूर्ण समाज को आधार प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन सभी बालकों को शिक्षा में शामिल करना है जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित रह गए थे। भारत में भी सन 2006 में समावेशी शिक्षा नीति लाई गई थी। अब हम इसकी डेफिनेशन एस के दुबे के अनुसार, समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो छात्र की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप उसको शिक्षा प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा की 2 शाखाएं हैं, मेन स्ट्रीमिंग एंड मानकीकरण, जिसको कि आप फुल इंक्लूजन भी कहते हैं। अब हम विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर देख लेते हैं। तो विशेष शिक्षा जो है ये अक्षम बालकों को विशेष सेवा प्रदान करती है, जबकि एकीकृत शिक्षा बालकों के अधिकारों को बल देती है और उन्हें मुख्य धारा में लाके शिक्षा प्रदान करती है। जबकि समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देकर उनको जो है सामान्य कक्षा में ही शिक्षण दिया जाता है। आपकी विशेष शिक्षा विकलांगता के चिकित्सा मॉडल पर आधारित है, जबकि एकीकृत शिक्षा विकलांगता के दान मॉडल पर आधारित है और समावेशी शिक्षा सामाजिक मॉडल पर आधारित है। विशेष शिक्षा में आपके विशेष विद्यालय तथा विशेष कक्षा होती हैं, जबकि एकीकृत जो शिक्षा है इसमें सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षा होती हैं, जबकि समावेशी शिक्षा में विद्यालय भी सामान्य होते हैं और कक्षा भी सामान्य होती है। विशेष शिक्षा के विशेष अध्यापक होते हैं, जबकि आपके एकीकृत शिक्षा में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के अध्यापकों की आवश्यकता होती है। जबकि समावेशी शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त यानी कि स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त सामान्य अध्यापक होते हैं। विशेष शिक्षा का पाठ्यक्रम भी विशेष रहता है, एकीकृत शिक्षा का पाठ्यक्रम भी विशेष रहता है, जबकि समावेशी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो नियमित होता है। विशेष शिक्षा के लिए आपका जब आप टीचिंग करेंगे तो इसके लिए योजना बनाना आवश्यक होता है, जबकि कोई औपचारिक योजना बनाना एकीकृत शिक्षा में आवश्यक नहीं है। जबकि समावेशी शिक्षा में भी आपको औपचारिक योजना बनानी पड़ेगी। और जो आपकी विशेष शिक्षा है ये अलगाव के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि आपकी एकीकृत शिक्षा ये समावेशन के सिद्धांत पर आधारित है और समावेशी शिक्षा जो है ये आपकी समानता के सिद्धांत पर आधारित है, एकीकृत शिक्षा समावेशन के सिद्धांत पर। इसके बाद जो आपकी विशिष्ट शिक्षा है इसमें जो टीचिंग प्रोसेस रहता है वो भी स्पेशल ही होता है, जबकि एकीकृत शिक्षा में नॉर्मल और स्पेशल दोनों प्रकार का टीचिंग प्रोसेस रहता है। जबकि आपका समावेशी शिक्षा का जो टीचिंग प्रोसेस है ये सभी को समान शिक्षण प्रक्रिया, लेकिन कुछ विशेष प्रक्रियाएं इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं जो कि विशेष बालकों के लिए होती हैं। आपकी विशेष शिक्षा पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि एकीकृत शिक्षा एकीकरण के सिद्धांत पर और समावेशी शिक्षा जो है वो सम्मिलित करने पर आधारित है, यानी कि यहाँ पे सभी प्रकार के बच्चों को जो है वो सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विशेष बालकों को पहचानने से लेकर और समावेशी शिक्षा के विकास तक की प्रक्रिया ही इन शिक्षण पद्धतियों में अंतर प्रस्तुत करती है। इसके बाद आता है शिक्षा में मुख्य धारा का प्रत्यय। तो शिक्षा में मुख्य धारा का प्रत्यय जो है ये बताता है कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए है, एजुकेशन फॉर ऑल। और समावेशी शिक्षा की जो 2 शाखाएं हैं उनमें से एक है आपकी मेन स्ट्रीमिंग और दूसरी होती है फुल इंक्लूजन अर्थात मानकीकरण। अब हम मुख्य धारा देख लेते हैं। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय अमेरिकी विद्वान सैमुअल गिडल होवे ने विकसित किया। इन्होंने दृष्टि और श्रवण बाधित बालकों के शिक्षण पर बल दिया, क्योंकि इनसे जो है सामाजिक समायोजन हो सकता है। इन्होंने बाधित बालकों की शिक्षा को सामान्य बालकों की शिक्षा के साथ रखने की वकालत की। इस प्रकार होवे ने सामान्य विद्यालयों में अपंग बालकों की विशेष शिक्षा पर अधिक बल दिया और 1975 में इन्होंने अमेरिका में मुख्य
मुख्य धारा का प्रत्यय भी आरंभ करवाया और अपंग बालकों की शिक्षा के लिए एक्ट भी बनवाया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाधित बालकों को सामान्य विद्यालयों से जोड़ना ही शिक्षा की मुख्य धारा कहलाती है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉफमैन के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य एवं प्रतिभाशाली बालकों को सांसारिक, अनुदेशनात्मक, सामाजिक एकीकरण और इनके एकीकरण को अनुदेशित करती है और यह शिक्षण योजना, कार्यक्रम और कर्मचारियों की क्रियाओं पर आधारित है और इसके सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा, प्रशासकीय, अनुदेशनात्मक और सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के बारे में भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टीफन एंड ब्लैकहर्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, लेकिन जो कम्प्लीटली आपके बाधित नहीं हैं। अगर कम्प्लीटली होंगे तो उनको स्पेशल एजुकेशन की नीड होगी ही होगी, लेकिन जो आपके सीवियरली नहीं है, जो आपके नॉर्मल हैं या नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा हैं, मॉडरेट लेवल तक हैं, उन बालकों की सामान्य विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था करना ही आपका शिक्षा की मुख्य धारा है। शिक्षा की मुख्य धारा की विशेषताएं, तो इसमें जो है शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के एकीकरण की प्रक्रिया होती है और शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित बालकों के शिक्षण का कार्यक्रम जो है वो योजनाबद्ध होता है। शिक्षण प्रक्रिया विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित होनी चाहिए। सामान्य अध्यापकों का उत्तरदायित्व स्पष्ट होना चाहिए और शिक्षा को जो आपके शिक्षक होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, इनको भी मेन स्ट्रीमिंग से सहमत होना चाहिए और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर टीचर ही मेन स्ट्रीमिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर जो विशेष बालक हैं इनकी शिक्षा के प्रावधान नहीं हो पाएंगे। सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए, जो आपके सामान्य टीचर होते हैं उनको। इसके बाद केवल कुछ सीमा तक अपंग बालकों को मुख्यधारा के अंतर्गत शिक्षण दिया जाता है। सामान्य बच्चे मुख्यधारा के कारण सम्मिलित विशेष बच्चों से समायोजन करना सीख पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में सोसाइटी में उनको साथ ही रहना है। यह समान मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है ताकि विशेष बच्चों का सामाजिकरण किया जा सके। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि बाधित बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी उनकी टीचिंग लर्निंग में हेल्प करें। इस प्रकार मुख्यधारा जो है वो एकीकरण तक जाने का एक प्रयत्न है, एक मार्ग है और ये पृथक्करण के विपरीत एक आंदोलन है। 1970 के बाद यह विचार किया गया था कि अपंग बालकों को सामान्य विद्यालयों में शामिल किया जाए। यद्यपि सामान्य विद्यालयों में इनको जो है वो विशेष कक्षाओं में ही आपका एजुकेशन दिया गया, जिससे कि ये प्रत्यय जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा। अब शिक्षा की मुख्यधारा के घटक देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन, और इसमें 3 प्रमुख घटक आते हैं। सबसे पहला शिक्षा में शिक्षा में एकीकरण, और दूसरा आता है आपका शैक्षिक नियोजन एवं कार्यक्रम। थर्ड आता है आपका उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब शिक्षा में एकीकरण देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन, मुख्यधारा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा में एकीकरण करना है और यह प्रक्रिया सुविधाओं की आपसी भागीदारी बढ़ाकर सामाजिक जो आपकी विषमताएं हैं इनको कम करते हुए जारी रहती है। शैक्षिक नियोजन एवं कार्यक्रम, विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नियोजन किया जाना चाहिए जो कि विशेष बालकों की होती हैं। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी बनती है। उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, सामान्य बालकों की शिक्षा के साथ साथ विशेष बालकों की शिक्षा के प्रति अध्यापक के उत्तरदायित्व स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षा की मुख्यधारा का प्रभाव सामान्य अध्यापक के उत्तरदायित्व और कार्यों को पूरा करने पर निर्भर है। इस प्रकार शिक्षा की मुख्यधारा एक व्यापक प्रत्यय है जो विशेष बालकों को सामान्य विद्यालयों और सामान्य शिक्षा में जो है वो समन्वित करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समावेशी शिक्षा का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि ऐतिहासिक परिदृश्य। तो 19वीं शताब्दी से पहले अपंग बालकों को स्वीकार न करने और दयालुता से देखभाल करने और शिक्षा के प्रति अलगाव के संकेत मिलते हैं। यानी कि 19वीं शताब्दी से पहले जो है इन बालकों को अलग थलग रखा जाता था और समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक विकास विशेष शिक्षा से प्रारंभ होकर
एकीकृत शिक्षा की मुख्यधारा से होते हुए अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। समावेशी शिक्षा का विकास वर्तमान में भी जारी है। समावेशी शिक्षा एक नवीन प्रत्यय है और इसका ऐतिहासिक परिदृश्य विशेष बालकों की विशेष शिक्षा जितना प्राचीन नहीं है, फिर भी हम इसके प्राचीन स्वरूप से लेकर वर्तमान काल तक इसको 7 काल खंडों में विभाजित करते हैं, जिनमें से पहला है आपका इरा ऑफ एक्सक्लूशन यानी कि अलगाव का युग, जहाँ पे इनको अलग कर दिया जाता था, इनको समाज का भाग नहीं समझा जाता था। सेकंड आता है आपका इरा ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति का युग, लेकिन यहाँ पे इनको जो स्वीकृति दी गई वो मनोरंजन के साधन के रूप में दी गई। थर्ड आता है इरा ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट, यहाँ पे इनको जो है वो वैध रूप से इनका विभेदीकरण किया गया और अंधविश्वासों से ये समझा गया कि बुरी आत्माओं के कारण ये बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। इसके बाद आता है इरा ऑफ सिंपैथी एंड असाइलम यानी कि सहानुभूति का युग, यहाँ पे इन बच्चों के साथ सहानुभूति दर्शानी शुरू हुई और इनकी देखभाल का प्रत्यय शुरू हुआ। इसके बाद आता है इरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग यानी कि जो आपकी पृथक्करण की युग है, वो यहाँ पे इनको पृथक्करण के तहत शिक्षा दी जाती थी जो कि आपकी स्पेशल स्कूल्स में होती थी। 6 आता है आपका इरा ऑफ सेग्रीगेटेड सेटिंग्स यानी कि जो आपकी विशेष शिक्षा है, जो मुख्य धारा है, ये मुख्य धारा का युग है। यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में, लेकिन आपके जो सामान्य विद्यालय हैं वहाँ पे इनको शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद आता है आपका इरा ऑफ इंक्लूसिव सेटिंग यानी कि एकीकृत शिक्षा का युग, जहाँ पे इनको रेगुलर विद्यालयों में रेगुलर क्लासेस में शिक्षा दी जानी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे आप इनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन विचारों और धारणाओं ने बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए नए द्वार खोल दिए। अब ये समझा जाने लगा कि अपंग एवं बाधित बालक सामान्य बालकों से अलग नहीं हैं और 19वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका में सबसे पहले जो है ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए क्रमबद्ध प्रयास हुए। तो हम इनको भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये प्रयास हुए। सबसे पहले समावेशी शिक्षा का यूरोप में विकास, और इसमें सर्वाधिक योगदान था इटार्ड का, जिनको कि समावेशी शिक्षा का जनक भी माना जाता है। बाधित बालकों की शिक्षा के जन्मदाता अधिकांश यूरोप के चिकित्सक थे, जिनमें इटार्ड का नाम प्रमुखता से आता है। अपंग बालकों की शिक्षा का श्रेय इटार्ड को जाता है। इन्होंने विक्टर पर प्रयोग से सिद्ध कर दिया था कि मानसिक मंदित बालक भी सीख सकते हैं और उनमें भी सुधार लाया जा सकता है। इटार्ड अनुदेशनात्मक विधियों के जन्मदाता कहे जाते हैं और इन्हें समावेशी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सेगविन का योगदान, और इटार्ड के कार्यों से प्रेरणा पाकर सेगविन ने 1837 में पेरिस में मानसिक मंदितों के लिए एक शिक्षण संस्था की स्थापना की और 1846 में इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका शीर्षक था आइडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय फिजियोलॉजिकल मेथड यानी मूर्खता और शारीरिक विज्ञान की विधियों द्वारा उपचार। इसके बाद सेगविन जो है वो मंदितों की शिक्षा के लिए सैमुअल ग्रिडल होवे के साथ अमेरिका चले गए और यहीं से शुरू होता है समावेशी शिक्षा का अमेरिका में विकास। तो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक कार्यों का विकास भले ही यूरोप में हुआ हो, लेकिन इसके योगदान में सर्वाधिक विकास जो है वो अमेरिका ने ही दिया। अमेरिका के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के प्रयासों का वर्णन इस प्रकार है, जिनमें सबसे पहला आता है आपका लुइस ब्रेल का योगदान। नेत्रहीन बालकों की शिक्षा में लुइस ब्रेल का महान योगदान है। लुइस ब्रेल बचपन में ही एक दुर्घटना के कारण अंधे हो गए थे और इसके बाद लुइस ब्रेल ने 1821 में दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा में ब्रेल लिपि महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हुई। आज भी ब्रेल लिपि से दृष्टिबाधित बच्चे एजुकेशन लेते हैं। इसके बाद आता है आपका होवे का योगदान। तो जो सैमुअल ग्रिडल होवे थे, इन्होंने जो है दृष्टिबाधित और बधिरों की शिक्षा में पर्याप्त कार्य किया और इन्होंने लोरा क्रीडिंगमैन एक जो मूक बधिर और इसके अलावा वो दृष्टिविहीन भी था, यहाँ पे वो ब्लाइंड भी था, ऐसे बच्चे को एजुकेशन दी और ये साबित कर दिखाया कि ऐसे बच्चे भी एजुकेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं की एक शिष्य थी एना सिल्विन, वो भी स्वयं दृष्टिबाधित थी, इसके बावजूद भी उन्होंने एजुकेशन ग्रहण की और उन्होंने भी समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान दिया। तो एना सेल्विन जो थी ये होवे की छात्रा थी और इन्होंने स्वयं दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी हेलन केलर नामक एक मूक बधिर को शिक्षा प्रदान की और ये जो हेलन था इसने बाद में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बहुत सारी बुकें भी लिखी, जबकि ये क्या था, ये मूक बधिर था।
इसके बाद आता है आपका गैलेंडर का योगदान, और गैलेंडर ने जो है वो बधिरों की शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए। सर्वप्रथम 1817 में इन्होंने एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जो कि बधिर बालकों के लिए था। इन्होंने बधिर बालकों की शिक्षा में अत्यधिक रुचि ली। इस प्रकार विशेष बालकों को अभिशाप ने समझकर उनकी शिक्षा के लिए प्रयास किए गए और प्रारंभ में इन बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई। फिर इनको एकीकृत रूप से शिक्षा दी गई और फिर समावेशी शिक्षा अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई, जहाँ पे सामान्य विद्यालयों की सामान्य कक्षाओं में इनको जो है शिक्षा दी जाती है। और इसके बाद यूरोप और अमेरिका से समावेशी शिक्षा का प्रत्यय पूरे विश्व में फैल गया। इसके बाद आता है कि भारत में समावेशी शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो भारत में बाधित बालकों की शिक्षा की शुरुआत जो है वो 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। 1885 में बम्बई में बधिर बालकों के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1887 में दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के लिए अमृतसर में एक विद्यालय खोला गया। इसके बाद 1980 तक समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता पश्चात भी सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए, जिन्हें कि हम निम्न तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे देश में कुल 32 जो स्कूल थे वो अंधे बालकों के लिए थे, और जो श्रवण बाधित थे वो 35 थे, और जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों के स्कूल थे उनकी संख्या केवल 3 थी। जबकि 1980 में इनकी संख्या बढ़कर 170, 180 और 180 हो गई। वर्तमान में हमारे पूरे देश में जो आपके ब्लाइंड चाइल्ड हैं उनके लिए 243 स्कूल, जो आपके हियरिंग इम्पेयर्ड बालक हैं उनके लिए 478, और जो आपके मेंटली रिटार्डेड हैं उनके लिए लगभग 600 स्कूल मौजूद हैं, और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात समावेशी शिक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए। तो सबसे पहले आया आपका IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, और ये आई थी आपकी 1974 में। ये भारत सरकार द्वारा जो समाज कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा लाई गई थी, और 1982-83 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना को लागू किया गया, और इस योजना का प्रमुख लक्ष्य विशेष बालकों को शिक्षा से जोड़ना था। इसके बाद आती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी विशेष बालकों को सामान्य विद्यालयों की सामान्य कक्षाओं से जोड़ने की सिफारिश की, और शिक्षकों को भी समावेशी शिक्षा के तहत प्रशिक्षण देने की सिफारिश NEP ने की थी। इसके बाद आता है आपका विकलांगों की एकीकृत शिक्षा योजना, यानी कि पर्सन्स विद जो आपके PIED है, ये प्रोग्राम फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, ये है आपका प्रोग्राम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, और ये 1987 में आया था, और यह समावेशी शिक्षा के लिए भारत में शुरू की गई पहली पायलट प्रोजेक्ट योजना थी, और यह योजना जो है यूनिसेफ और भारत सरकार की सहायता से शुरू की गई थी। इसके बाद आता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, और ये अधिनियम जो है वो 1992 में लाया गया। इस अधिनियम के तहत एक समिति गठित की गई जिसको कि आप कहते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसका उद्देश्य जो है वो जो आपके विकलांग बालक हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना था। इसके बाद आपका आया PWD एक्ट 1995, जिसको कहते हैं आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, निःशक्त जन अधिनियम। प्रारंभ में इसमें 7 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया था, लेकिन 2016 में इसको संशोधित कर दिया गया, और इसका नाम फिर कर दिया गया RPWD एक्ट, यानी कि राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। और इसमें जो है आपके डिसेबिलिटीज़ की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई, ताकि जो आपके डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं इनको शिक्षा और व्यवसाय हेतु उचित सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इसके बाद भी कुछ प्रयास किए गए जिनको कि मैंने लिख दिया है, इनके बारे में आप खुद से लिख सकते हैं, जैसे कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जो कि 1997 में आया। इसके बाद दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए एक्शन प्लान लाया गया 2005 में। इसके बाद आपका आया RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009,
और वर्तमान में जो आपके अभी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई है ये। इसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आती है हमारी सेकंड यूनिट, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो ये कैसे होते हैं? प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ या हीन होते हैं, यानी नॉर्मल से अबव या फिर नॉर्मल से बिलो। आनुवांशिकता या वातावरण में भिन्नता के कारण उन बालकों के शारीरिक, मानसिक व अन्य गुणों में भिन्नता पाई जाती है और विशिष्ट बालकों को अपनी विलक्षण जो विशेषताएं हैं इनके कारण समायोजन करने में अनेक प्रकार की कठिनाई होती है। इसी कारण इनके पालन पोषण और शिक्षा में भी विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ सामान्य बालक प्रवेश करते हैं तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें से कुछ बालक प्रतिभाशाली तो कुछ मंदबुद्धि या फिर कुछ पिछड़े बालक होते हैं। इनमें कुछ बालक शारीरिक दोष वाले भी होते हैं जिनको कि विशिष्ट बालक कहा जाता है। अब विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की डेफिनेशन, जिसमें कि सबसे पहली परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हों और यह विशिष्टता इस स्तर तक हो कि उस बालक को अपने विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, विशिष्ट बालक कहलाता है। हेग के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न हो। इसके बाद आती है कुकशेक। विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली बुद्धि और विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से भी पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता और उसको विशिष्ट कक्षा और पूरक शिक्षण और सेवा की आवश्यकता होती है। तो समूह के अधिकांश बालकों के गुण समूह प्रतिमान के अनुरूप होते हैं और ऐसे बालकों को सामान्य बालक कहते हैं। लेकिन जिन बालकों के गुण जो है वो समूह के प्रतिमानों की उपेक्षा कम या फिर ज़्यादा होते हैं उन्हें ही हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अब विशेष आवश्यकता वाले बालकों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा या तो बहुत अधिक बुद्धि वाले होंगे या फिर निम्न बुद्धि वाले होंगे। इसके अलावा विशिष्ट बालक जो हैं वो सामान्य की अपेक्षा अधिक समय तक या कुछ क्षणों के लिए ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ऐसे बालक कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को या तो तुरंत याद कर लेंगे अगर वो आपका अबव एवरेज हैं, और कुछ बालक जो बिलो एवरेज हैं वो इसको कई बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं। विशिष्ट बालकों के विभिन्न व्यक्तिगत गुणों में सामान्य बालकों की अपेक्षा स्पष्ट रूप से विचलन पाया जाता है और ये विद्यालय में समाज में उपस्थित समन्वय समूह या अन्य व्यक्तियों के साथ समायोजन भी नहीं कर पाते। विशेष बालक शारीरिक गुणों में भी सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, अर्थात अंग भंग या किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। ये बालक संवेगात्मक रूप से भी अस्थिर रहते हैं। ऐसे बालक शैक्षिक दृष्टि से भी या तो बहुत अधिक तीव्र होते हैं या फिर पिछड़े होते हैं और ऐसे बालकों की आकांक्षा का स्तर या तो बहुत अधिक ऊंचा होता है या फिर ये अति निराशावादी होते हैं। अब हम विशिष्ट और सामान्य बालकों में अंतर देख लेते हैं। तो विशिष्ट बालक प्रायः शारीरिक रूप से अस्वस्थ और दिव्यांग होते हैं, जबकि सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। विशिष्ट बालक मानसिक बीमारियों से जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कारण मानसिक बीमारियों से जल्दी ग्रस्त नहीं होते। विशिष्ट बालक समाज और विद्यालयों के साथ सही से समायोजन नहीं कर पाते, जबकि सामान्य बालक समायोजित होते हैं। विशिष्ट बालकों का संवेगों पर प्रायः नियंत्रण नहीं होता और इसी के कारण ये प्रेम, घृणा, आनंद, क्रोध आदि का सही ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पाते, जबकि सामान्य बालकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है और ये संतुलित संवेगों को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 या फिर इससे अधिक या फिर बहुत अधिक कम होती है, जबकि सामान्य बालकों की 90 से 110 होगी। इसके ऊपर वाले भी विशेष में जाएंगे और इसके नीचे वाले भी विशेष में जाएंगे। विशिष्ट बालक प्रायः अंतर्मुखी और स्वयं के विचार प्रस्तुत करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जबकि सामान्य बालक प्रायः उभयमुखी होते हैं और इनका समुचित भाषा विकास होता है।
अब हम विशेष बालकों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो विशेष बालक जो हैं वो 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं। सबसे पहला आधार रहता है आपका शारीरिक रूप से बाधित बालक, दूसरे होते हैं मानसिक रूप से, तीसरे होते हैं शैक्षिक रूप से बाधित बालक और चौथे होते हैं सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। तो जो आपके शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं इनमें आपके दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाणी बाधित, स्थिति बाधित और जो आपके सेरेब्रल पाल्सी यानी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित बालक होते हैं ये शामिल होते हैं। मानसिक रूप से बाधित बालकों में आपके प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मानसिक मंदित बालक और संवेगात्मक समस्याओं वाले बालक शामिल हैं। जबकि आपके शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालकों में तीव्र शैक्षिक गति वाले बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक जो स्लो लर्नर होते हैं, अधिगम असमर्थी बालक यानी कि लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, ये बालक शामिल होते हैं। सामाजिक रूप से जो बालक विशिष्ट होते हैं उनमें आपके कुसमायोजित माल एडजस्टेड बालक, बाल अपराधी, सीमांत समूह वाले बालक और सामाजिक समस्याओं वाले बालक शामिल रहते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे और ये वाली सेकंड यूनिट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं दृष्टिबाधित बालक। जो बालक ठीक प्रकार से देख नहीं पाते उनको दृष्टिबाधित बालक कहा जाता है। कुछ बालक मोटे छपे अक्षरों को पढ़ लेते हैं जबकि कुछ बालक पूर्ण रूप से ही देखने में असमर्थ रहते हैं जिनको कि आप ब्लाइंड कहते हैं। कुछ बालकों की आंखों की रोशनी चोट, बीमारी या दुर्घटना आदि के कारण भी बाधित हो जाती है। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार दृष्टिबाधित बालकों में जो होते हैं इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित यानी कि ऐसे बालक जो कि ब्लाइंड होते हैं जिनकी दृष्टि क्षमता या दोष ये 3/60 या फिर 10/200 सैलन से भी अधिक होता है, और ऐसे बालक जिनका दृष्टि क्षेत्र सीमित और 10 डिग्री का ही कोण बन पाता है। जबकि दूसरे प्रकार के जो बालक होते हैं ये होते हैं आंशिक रूप से दृष्टिबाधित यानी ऐसे बालक जिनकी दृष्टि क्षमता 6/18 या फिर 20/16 या फिर 20/200 सैलन या फिर इससे ऊपर की होती है। फ्रेंड्स, सैलन जो है स्लेनन चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है, आपने देखा भी होगा जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ पे बड़े से छोटे अक्षर लिखा हुआ एक डब्बा टाइप सा होता है कुछ, उसी को सैलेनन चार्ट कहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। दृष्टिबाधितों का परीक्षण सैनेलन चार्ट द्वारा होता है और इसको डच डॉक्टर हर्बर्ट सैनेलन ने डिस्कस किया था। इन्होंने ही इसका डेवलपमेंट किया था और इसका प्रयोग दूरदृष्टि मापने में होता है। इस चार्ट का पहला अक्षर ई होता है और इसमें 20/200 होने का अर्थ है कि सामान्य दृष्टि से बालक 200 फुट की दूरी से भी पढ़ लेता है, परंतु यदि कोई बालक इसे केवल 20 फुट की दूरी से पढ़ पाए तो उसका दृष्टिदोष 20/200 है। दृष्टिबाधिता के कारण, तो दृष्टिबाधिता के क्या क्या कारण होते हैं। कुछ बालकों में जन्म से अंधापन पाया जाता है। कई बार जन्म के बाद या जन्म के समय आपकी जो आया होती है उनकी लापरवाही के कारण भी दृष्टिबाधिता का सामना करना पड़ सकता है। कई बार दृष्टिबाधिता का कारण वंशानुक्रम भी होता है, आपका हेरिडिटी भी होता है, क्योंकि माता पिता में से किसी एक के दृष्टिबाधित होने पर उसका प्रभाव संतान पर भी पड़ सकता है। कई बार दुर्घटना के कारण भी दृष्टिबाधिता हो जाती है, जैसे आंखों में किसी नुकीली चीज का लग जाना, यातायात के नियमों के उल्लंघन से कोई दुर्घटना होना, पटाखे जलाना, होली पर रंगों के प्रयोग के कारण भी ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कई बार छोटा बच्चा घर में रखी जहरीली दवाई या अन्य कोई इस तरह का पदार्थ खा लेता है जिससे कि दृष्टिबाधिता आ जाती है, जैसे पेंट, शीशा या फिर नीला थोथा। कई बार संक्रामक या असाधारण रोगों के लंबे समय तक चलते रहने के कारण भी दृष्टिबाधिता हो जाती है, जैसे शुगर रोग वाले व्यक्ति जिनको मधुमेह होता है, ऐसे व्यक्ति भी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं। कई बार रक्त विकार भी दृष्टिबाधिता का कारण बनता है। तो ये कुछ पहचान थी जो कि दृष्टिबाधित बालकों की कारण थे कुछ। अब हम इनकी पहचान डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे बालकों की आंखों से लगातार
पानी बहता रहता है और ये रंगों को भी ठीक से नहीं पहचान पाते। इनकी आंखें लाल हुई रहती हैं और ये बार बार आंखों को मलते रहते हैं। ऐसे बालक वस्तुओं को बहुत निकट से आंखों के पास लाके देखते हैं और ये चलते समय कई बार रास्ते में पड़ी हुई वस्तुओं से टकरा भी जाते हैं। इसके अलावा दृष्टिबाधित बालकों को लगातार सिरदर्द व आंखों में खुजली महसूस होती रहती है। आप इनकी पहचान क्लासरूम में इन सभी पॉइंट से कर सकते हैं। अब दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे? तो आप आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को किताबें जो हैं वो 18 से 24 पॉइंट के मध्य में छपी हुई होनी चाहिए, यानी कि मोटे प्रिंट वाली बुकें आप उनको देंगे। इसके अलावा क्लास में आप उचित प्रकाश की व्यवस्था करेंगे। ऐसे बालकों के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे जिससे कि उनको सही जगह बैठाया जा सके। और ऐसे बच्चों को अधिक ध्यान केंद्रित का कार्य जो है वो लगातार अधिक समय तक नहीं करवाएंगे, बल्कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको रोकते रहेंगे। और आप टेक्सटाइल मटेरियल, जिसको कि बच्चे टच फील कर सकें, ऐसे मटेरियल का प्रयोग करेंगे जिनमें कि आपके बड़े प्रिंट वाली बुकें शामिल हैं, आपके टैप रिकॉर्डिंग, ब्रेल लिपि, वीडियो और OCR का प्रयोग शामिल है। तो ये कुछ आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जो कि आपके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होगी। इसके अलावा शिक्षक को कम दृष्टिबाधित बालकों के जो छात्र होते हैं इनकी शैक्षिक प्रगति का ध्यान रखना चाहिए और इन्हें उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद हमारे आते हैं श्रवण बाधित बालक। और श्रवण बाधित बालक जो हैं ऐसे बालक होते हैं जिनको सुनने में समस्या होती है। श्रवण बाधिता से तात्पर्य श्रवण हानि से है और जो व्यक्ति को कान के माध्यम से पूरी तरह ध्वनि प्राप्त करने से रोकता है। श्रवण बाधिता कान की खराबी की दर पर निर्भर होती है और ये जो दर है ये डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि का जो प्रेशर है वो 1 से 130 डेसिबल तक होता है। इससे ऊपर की ध्वनि जो है वो कान से सुनने लायक नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो है कानों में दर्द होने लगता है। और ध्वनि परिसर के अनुसार जो है श्रवण बाधितों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके माइल्ड अर्थात कम श्रवण बाधित बालक। ऐसे बालक जो कि 35 से 54 dB तक की श्रवण बाधिता रखते हैं, यानी कि ये सामान्य स्तर की ध्वनि तो सुन लेते हैं लेकिन धीमी आवाज़ें जैसे फुसफुसाहट, जैसे पत्तियों की सरसराहट, ऐसी ध्वनियाँ नहीं सुन पाते। इसके बाद आते हैं आपके मंद श्रवण बाधित बालक यानी मॉडरेट। ऐसे बालक जिनका कि ध्वनि परिसर जो है वो 55 से लेकर 69 dB तक का होता है, अर्थात ये सामान्य से 69 dB तक की ध्वनि सुनने में असमर्थ होते हैं, अर्थात ये सामान्य से थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं। इसके बाद जो है आते हैं आपके गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक यानी कि सीवियरली आपके हियरिंग इम्पेयर्ड। इन बालकों में जो है वो 70 to 90 dB तक की श्रवण बाधिता होती है और इनको सुनाने के लिए थोड़ा सा और अधिक ऊंचा बोलना पड़ता है और ऐसे बालकों को शिक्षण में भी विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है। 4th आते हैं आपके प्रोफाउंडली हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड यानी कि पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक। और इनकी जो श्रवण बाधिता होती है वो 90 dB या फिर इससे अधिक होती है और ये बहुत अधिक ऊंचा बोलने पर भी नहीं सुन पाते। कभी कभी ये कान में स्वर्ण यंत्र के प्रयोग के बावजूद भी ठीक से नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं पूर्ण रूप से श्रवण बाधित कहलाते हैं। अब श्रवण बाधित बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे? तो इनकी पहचान जो है अलग अलग स्टेजेस में की जा सकती है। आप शैशवावस्था में भी ऐसे बालकों की पहचान कर सकते हैं। जब छोटा बच्चा 1 से 3 महीने का होता है, अगर वो आवाज़ों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करे तो मतलब उसको सुनने में समस्या है। 4 से 6 माह का बच्चा जो है वो आवाज़ के स्रोत पहचानने लगता है। अगर ऐसा बच्चा नहीं करे तो मतलब वो नॉर्मल नहीं है। 7 से 9 माह का बच्चा जो है आवाज़ों की तरफ देखने लगता है और उनको पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन अगर बच्चा आवाज़ आने की दिशा में नहीं देखता तो मतलब उसको सुनने में समस्या है। 10 से 12 माह यानी कि 1 साल का बच्चा अगर आप उसको नाम से बुलाएंगे तो वो देखता है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो मतलब उसको सुनने में समस्या है। बाल्यावस्था या किशोरावस्था में श्रवण बाधिता की पहचान। ऐसे बालक 1 और
अपना सिर झुकाकर सुनने का प्रयास करते हैं और आवाज़ पर देर से प्रतिक्रिया करते हैं और बार बार पूछते रहते हैं कि क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, ऐसे करके अध्यापक और अन्य जनों से उनकी बात को बार बार दोहराने को कहते हैं। और ऐसे बालक टीवी या फिर कोई रेडियो या फिर मास मीडिया से अगर सुन रहे होते हैं तो ऊंची आवाज़ में सुनते हैं और ये समान ध्वनि के शब्दों में इनको अक्सर भ्रम रहता है और ये शाब्दिक निर्देशन को समझने और अनुसरण करने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। अब इनके पहचान की कुछ और अन्य विधियाँ भी हैं, जैसे कि बायले नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा विकसित विकासात्मक मापनी द्वारा भी श्रवण बाधिता का पता लगाया जाता है। मनोनाड़ी परीक्षण द्वारा भी आप श्रवण बाधिता का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट या फिर बालक की केस स्टडी के द्वारा भी आप श्रवण बाधिता की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आता है श्रवण बाधिता के कारण। तो इसका सबसे पहला कारण तो आपका हेरिडिटी ही होता है कि कई बार हेरिडेटरी गुणों के कारण भी बच्चे में श्रवण बाधिता आ जाती है। इसके बाद सेकंड आता है आपका गर्भावस्था के दौरान अगर माता जो है वो रोगी है या फिर कुछ शराब आदि का सेवन करती है तो इस कारण भी बच्चे में श्रवण बाधिता आ सकती है। माता के असंतुलित भोजन के कारण भी बच्चा जो है श्रवण बाधित हो सकता है। कुछ बीमारी जैसे खसरा, चेचक, खांसी, कान का बहना या फिर मोतीझरा जिसे कि आप टाइफाइड कहते हैं, इन सब के कारण भी श्रवण बाधिता हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी बहुत अधिक तेज ध्वनि सुन लेने के कारण जो है या फिर किसी दुर्घटना के कारण भी श्रवण बाधिता आ जाती है। अगर गर्भावस्था में माँ को जर्मन खसरा हो जाता है तो इससे भी श्रवण बाधिता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप इन बच्चों की पहचान कर लेंगे, इनके कारण आपको पता चल गए हैं। इसके बाद आप इन बच्चों के लिए शैक्षिक व्यवस्था कैसे करेंगे, तो इन बालकों की शिक्षा के लिए जो है आप चिन्ह भाषा, ओष्ठ पठन या फिर सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बालकों को आप कक्षा में आगे बैठाएंगे ताकि वे अध्यापक की ऊंची आवाज़ को सुन सकें। आप कक्षा में आवाज़ जो है इस प्रकार से रखेंगे कि अध्यापक की आवाज़ कक्षा में गूंजे ना। ऐसे बालकों को आप बोलकर लिखवाने के स्थान पे छपी हुई सामग्री देंगे और उससे उनको पढ़ने के लिए कहेंगे और जहाँ पे वो गलत बोलें उसको करेक्ट भी करते चलेंगे। शैक्षिक तकनीकी के सही तरीकों का प्रयोग आप ऐसे बालकों के लिए करेंगे। और ऐसे बालक जो कि श्रवण बाधित के साथ साथ मानसिक रूप से कमज़ोर भी हैं, ऐसे बच्चों को आप पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी देंगे ताकि वो अपना कोई व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बन सके और समाज में समायोजित हो सकें। इसके बाद आते हैं आपके वाणी बाधित बालक, यानी कि जो स्पीच इम्पेयर्ड चाइल्ड होते हैं। वो जन्म लेते ही पहली चीख के साथ ही बच्चे के इस संसार में बोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसका भाषा विकास होता है, लेकिन अगर भाषा विकास जो है वो ठीक से विकसित नहीं हो तो इसका मतलब है कि उस बालक में वाणी दोष है। और वाणी बाधित बालक जो है वो क्रमशः बोलने में लय और उनका क्रम टूट जाता है। कई बार इनको हकलाहट भी होती है। रायपर के अनुसार वह बालक जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उनका स्वर या वाणी अन्य सामान्य बालकों से भिन्न प्रकार की होती है और वह स्वयं के प्रति सजग होता है और वह अपनी बात को कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती, तो ऐसे बालक जो हैं वो वाणी बाधित बालक कहलाते हैं। पामर तथा ओसबर्न ने 7 प्रकार के वाणी दोष बताए हैं, जिनमें कि सबसे पहला आता है लय संबंधी विकार, दूसरा आता है उच्चारण संबंधी, तीसरा आता है अभिव्यक्ति संबंधी, चौथा आता है पक्षाघात संबंधी, पांचवा आता है नाक से बोलना, छठा आता है बहरेपन के कारण होने वाला वाणी विकार और सातवां आता है शब्द के स्थान पर केवल ध्वनि को निकालना। तो ये कुछ 7 प्रकार के वाणी दोष बताए हैं पामर और ओसबर्न ने। आप चाहें तो इनको 1 से 2 बार रिपीट करके याद कर सकते हैं। वाणी बाधित बालिकाओं की विशेषताएं, तो वाणी बाधित जो बालक होते हैं वो पहले शब्दों को तोड़ के पढ़ते हैं, फिर उनको पूरा जोड़ के पढ़ते हैं। ये वाक्य को पूरा नहीं बोल पाते एक बार में और बोलते समय ये टेंशन में आ जाते हैं, इनका मानसिक तनाव बढ़ जाता है और ये बात को जो है इतना जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं कि कोई सुन ही ना पाए कि इनको क्या कहा है और ये अपने वाक्य का अक्सर पहला और आखिरी शब्द गलत बोलते हैं। ऐसे बालक आमतौर पर अपनी बात को जल्दी जल्दी कह के समाप्त करना चाहते हैं ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि इसने जो भी बोला वो सही बोला। इनकी भाषा सुनने वाले को मुश्किल में डाल सकती है। अब हम जो आपके वाणी बाधित बालक होते हैं इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो
तो कुछ में जो है वो प्रक्रियात्मक या उच्चारणात्मक दोष पाया जाता है। अधिकतर बालकों में उच्चारण संबंधी दोष पाया जाता है, जिससे उच्चारण में काफ़ी समय लगता है। किसी ध्वनि अथवा स्वर का रुकना ही उच्चारण दोष कहलाता है। जैसे अमरूद को बच्चे अरमूद कह देते हैं और टमाटर को माटर कह के उच्चारित कर देते हैं। सेकंड आती है आपकी आवाज़ की समस्या। बालकों में स्वर दोष भी पाया जाता है। ऐसे बालकों की आवाज़ का जो स्तर होता है, उनकी जो पिच होती है, जो लाउड होती है और जो क्वालिटी होती है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। 1 से 2% बालक विद्यालयों में ऐसे पाए जाते हैं जिनमें की आवाज़ की समस्या होती है। तीसरा आता है आपका हकलाना। हकलाने वाला बालक रुक रुक कर बोलता है और उसका मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। वो अपने शब्दों को बार बार दोहराता है और कई बार आंखें बंद करता है और अपने चेहरों पर उलझन के भाव रखता है। हकलाने का कारण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो सकते हैं। चौथा आता है आपका अंगीय वाणी दोष, यानी कि अंगों के कारण वाणी दोष। जिस बालक की तालु प्लेट, जो आपकी क्लेफ्ट प्लेट होती है, वो वायु, मुंह और नाक के छेद से बिना रुकावट के आती जाती है, तो ऐसे बालक जो है वो नाक से बोलने लगते हैं। और तालु प्लेट की समस्या जो है वो शल्य चिकित्सा, यानी कि आपका जो मेडिकल साइंस है, उसके माध्यम से इसका उपचार पॉसिबल है। इसके बाद पांचवा आता है देर से बोलने का विकास। बहुत से बालक बचपन में देर से बोलना सीखते हैं और उनको कई वर्षों तक उच्चारण संबंधी दोष रहता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे मानसिक असामान्यता, कठोर अनुशासन, घर का खराब वातावरण, संकोची होना, माता पिता की कमजोरी, अत्यधिक डांट फटकार, माता पिता का अत्यधिक कम बोलना आदि जो है ये वाणी संबंधी दोष उत्पन्न करते हैं। कम बोलने वाले बालकों के साथ भी वाणी की समस्या होती है। जिन बालकों को कम सुनने की समस्या होती है, सामान्यतः उन बालकों को बोलने में भी समस्या आती है। वे दूसरे पक्षों को सुनने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस कारण भी उनमें वाणी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि किसी भी तथ्य को सुनकर ही समझा जा सकता है, और जब वो ऐसे बालक सुनते ही गलत हैं तो फिर वो बोलते भी गलत हैं। इसके बाद आता है आपका वाणी बाधिता के कारण। तो वाणी बाधिता के कुछ कारण हैं, जैसे सामाजिक वातावरण का प्रभाव। इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, मानसिक आघात के कारण भी। इसके अलावा श्रवण की समस्या, जब आप सुनेंगे गलत तो बोलेंगे भी गलत। इसके अलावा हेरिडेटरी भी कुछ कारण हो सकते हैं। इसके अलावा माता पिता का अशिक्षित होना भी इसका कारण हो सकता है। कई बार कुपोषण के कारण भी आपकी जो भाषा विकास है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा चूंकि जो आपकी चिकित्सीय सुविधा, यानी कि जो आपके मेडिकल फैसिलिटी होती है, कई बार इनके अभाव में भी आपका वाणी बाधिता हो जाती है, और दुर्घटनाओं के कारण भी आपको जो है बोलने में समस्या हो सकती है। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए शैक्षिक प्रावधान। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय अध्यापक को चाहिए कि वो सही और गलत उच्चारण में अंतर स्पष्ट करे। जैसे कि वो बच्चों को बताएं कि अरमूद नहीं होता बल्कि वो अमरूद होता है। इस तरह से उनमें अंतर स्पष्ट करें और उचित और पर्याप्त अभ्यास कराएं। ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय धैर्य और मोटिवेशन का यूज करें और ऐसे बच्चों पर पर्सनली ध्यान दें। ऐसे बच्चों को जो है वो भय और चिंता से मुक्त रखें। बार बार उनको डांटे फटकारें नहीं, और ना ही उनको कक्षा के सामने शर्मिंदा करें। ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन विद्यालयों में भी किया जाना चाहिए, और उचित वातावरण का निर्माण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी ऐसे बच्चों से किया जाना चाहिए। ये थे आपके वाणी बाधित बालक। इसके बाद आते हैं आपके अस्थि बाधित बालक, यानी कि ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड चाइल्ड। तो अस्थि बाधित बालकों को शारीरिक रूप से बाधित, शारीरिक असमर्थी, स्वास्थ्य बाधित बालक भी कहा जाता है। ये ऐसे बालक हैं जिनके की अस्थि जोड़ या फिर शारीरिक मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं और वे सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। वैधानिक रूप से अस्थि बाधित बालक उन्हें माना गया है जो गंभीर रूप से अस्थि बाधित हैं और जिनको की शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऐसे बालकों को प्रायः सहायक यंत्रों की आवश्यकता भी होती है, जैसे कि चलने वाली कुर्सी, बैसाखी, छड़ी, जिससे कि वो अपने दैनिक जीवन से संबंधित कार्य कर सकें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न विचारकों, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने इन बालकों की तरफ ध्यान देना शुरू किया और समाज में इनके
सहायता के लिए सरकार ने भी सराहनीय कदम उठाए और सरकार द्वारा जो है वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड की स्थापना की गई। इसके बाद ऐसे बालकों की जो विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। तो ये बालक जो है वो पोलियो या फिर अन्य रोगों से ग्रसित होते हैं। शोधों से ज्ञात हुआ है कि ऐसे बालकों की जो आपका IQ होता है इस सामान्य से अधिक होता है, यानी कि ये जो है इंटेलिजेंट होते हैं। हालांकि ये इंटेलिजेंट होते हैं फिर भी ये कम एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका फिजिकल जो है वो बाधा उत्पन्न करता है। इनका मन कोमल और शांत होता है और इनका जो है वो सोशलाइजेशन भी ठीक से नहीं होता। इनको समस्या समाधान करने में कठिनाई होती है और इनमें एकाग्रता की भी कमी पाई जाती है। ये किसी कार्य को अधिक समय तक नहीं कर पाते और इनमें सहनशीलता की भी कमी होती है। ऐसे बालक अन्य बालकों के साथ समायोजन में भी इनको कठिनाई होती है और ये जो है अंतर्मुखी होते हैं, यानी अपने आप में ही खोए रहते हैं। ऐसे बालकों की पहचान, तो इनमें शारीरिक स्थिरता की कमी होती है। इनको बैठने या खड़े होने अथवा चलने में समस्या होती है। ये किसी भी वस्तु को थोड़ी दूर से उठाने और रखने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। इनके हाथों, पैरों, उंगलियों या गर्दन आदि में विकार पाया जाता है। ऐसे बालक अधिक देर तक नहीं चल पाते। शारीरिक अंगों में गतिविधियों की जो निरंतरता है, जो नियंत्रण है, इसमें भी अभाव पाया जाता है। ऐसे बालक लड़खड़ाकर चलते हैं या फिर चलते चलते गिर जाते हैं। तो मतलब आप जो अस्थिबाधित बालक होते हैं इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इनके विकार जो हैं वो आसानी से दिखाई देते हैं और इन बालकों की पहचान तो हो जाती है, लेकिन इनकी अपंगता का स्तर जो है वो डॉक्टर्स ही निर्धारित कर सकते हैं। अब अस्थिबाधिता के कारण, तो अस्थिबाधिता के कारण जो है वो दुर्घटना, जैसे कि वाहन दुर्घटना, गिरने के कारण, फिसल जाने के कारण, चोट लगने के कारण या गोली इत्यादि लगने के कारण जो है आपके अस्थिबाधिता हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे पोलियो, जोड़ों अथवा मांसपेशियों में कमी, शारीरिक आकृति में कमी, अस्थि संधियों की समस्या या फिर आपके मेरुदंड में समस्या के कारण भी जो है अस्थिबाधिता हो सकती है। इसके अलावा जन्मजात कारण, माँ द्वारा उचित भोजन न करना और कुपोषित और असंतुलित आहार के कारण भी जो है ये अस्थिबाधिता हो सकती है। अब अस्थिबाधिता भी दो प्रकार की होती है। एक सामान्य, जिसमें कि सामान्य बालक सामान्य कामों को कर सकता है सामान्य बालकों की तरह ही थोड़े से एफर्ट लगा के। दूसरी होती है गंभीर रूप से बाधित बालक। सामान्य बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जबकि गंभीर रूप से बाधित बालकों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षण नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा अस्थिबाधित बालकों को निम्न प्रकार भी हैं, जैसे कि एक से अधिक अंगों का ना होना, पाँव फिरा होना, मेरुदंड का वक्र होना, मस्तिष्क के पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी, और इसको अलग से पढ़ना होगा हमें, जैसे कि किसी बच्चे का हाथ ना होना या फिर लंगड़ा होना और मेरुदंड का द्विशाखी होना या फिर मांसपेशी या असमर्थता का होना। अब अस्थिबाधित बालकों के लिए क्या शैक्षिक प्रावधान आप अपनी क्लास में कर सकते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए जो ज़्यादा अस्थिबाधित हैं, विशेष विद्यालयों की स्थापना करवाई जा सकती है। इनके लिए विशेष क्लासेस और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की व्यवस्था करवाई जा सकती है। ऐसे बालकों को वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में वो आत्मनिर्भर बन सकें। ऐसे बालकों की जो परीक्षा होती है वो लचीली होनी चाहिए और ऐसे बालकों का जो एप्टीट्यूड है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, ताकि वो खुद को दूसरों से कम ना समझे। और इन्हीं परिणामों के फलस्वरूप जो है, इन्हीं कोशिशों के कारण आज जो आपके अस्थिबाधित होते हैं वो ओलंपिक तक में परफॉर्म करते हैं और उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। अब अस्थिबाधित बालकों के लिए जो संगठन स्थापित किए गए हैं वो हैं आपका नई दिल्ली में। इसके अलावा राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, ये कोलकाता में है। और इसके अलावा पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान, ये कटक उड़ीसा में है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, और ये भारत का जो सरकार है उसका एक सार्वजनिक उपक्रम है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरणों का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और ये कानपुर में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य कम कीमत पर या मुफ्त में ऐसे उपकरणों की व्यवस्था करना है जिससे कि आपके अस्थिबाधिता में
कम ही हो सके, और ये प्रतिवर्ष 1.5 लाख व्यक्तियों की सहायता करता है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक रिसर्च सोसाइटी जो है ये अमेरिका में है, और इसके अलावा इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक जो है ये स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका परमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी। और सेरेब्रल पाल्सी जो है माइंड के दोनों में से किसी भी एक पार्ट में होने वाली असामान्यता या क्षति के कारण ही होती है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परमस्तिष्कीय पक्षाघात एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुए मस्तिष्कीय क्षति के कारण होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण कमजोरी से अपंगता हो जाती है। और एक बार अगर मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसको पुनः ठीक नहीं किया जा सकता। यानी कि सेरेब्रल पाल्सी को रोका तो जा सकता है लेकिन इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अब हम इसके वर्गीकरण देख लेते हैं। तो इसे में जो आपका बॉडी पार्ट प्रभावित होते हैं उसके आधार पे इसमें 5 प्रकार हैं, जिनमें मोनो, हेमी, डाई, पैरा और क्वाड्रीप्लीजिया शामिल है। मैंने इनको ऐसे ही याद किया है जैसे मोनो, हेमी, डाई, पैरा और क्वाड्री। तो मोनोप्लीजिया में जो है एक हाथ प्रभावित होता है, हेमी में आपके एक साइड की बॉडी प्रभावित होती है यानी एक पैर या एक हाथ, डाई में आपके दोनों पैर या फिर कभी कभी हाथ भी, और पैरा में आपके दोनों पैर प्रभावित होते हैं। क्वाड्रीप्लीजिया में आपकी पूरी बॉडी प्रभावित होती है। अब जो परमस्तिष्क पक्षाघात है जो सेरेब्रल पाल्सी है, इसके प्रकार देख लेते हैं। तो इसके प्रकार सबसे पहला आता है आपका पास्टिसिटी, जिसमें कि मांसपेशियां जो हैं ये आपकी अस्थिर होती हैं। एस्टोसिस, इसमें जो है गति सही से नहीं होती, और एस्टोसिया, इसमें जो है गति अस्थिर और अनियमित होती है, और ऐसे बच्चे बैठने और खड़े होने पर भी गिर जाते हैं। इसके बाद आती है एक मिक्स्ड टाइप की, जिसमें कि सभी प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी होती है, जिसमें कि बच्चा पूरी तरह प्रभावित और कमज़ोर होता है। ऐसे बच्चों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे बच्चे जन्म के समय ही स्थिर होते हैं, कई बार ये देर से रोते हैं, इनको सांस लेने में कठिनाई होती है, इनकी जो गर्दन होती है वो या तो एक तरफ लटकी हुई रहती है या फिर इनकी गर्दन जो है वो अनियंत्रित रहती है। इसके बाद आता है आपका इनको संचार में भी समस्या होती है और इनका वाणी विकास भी धीरा रहता है। ये उदास और धीमी गति वाले होते हैं और इनका व्यवहार भी असंयमित होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपके ऐसे बालक होते हैं इनको लगातार समस्या बनी रहती है और एक बार ये समस्या होने के बाद इसको ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके बचाव के उपाय किए जा सकते हैं या फिर इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ऐसे जो उपाय हैं वो जन्म के पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद भी सावधानी रखने से हो सकते हैं। इसके अलावा थेरेप्यूटिक परीक्षण जो आपका मेडिकल है वो, या फिर खेल प्रणाली के तहत इन बालकों को इनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करना आप सिखा सकते हैं। इनको आप भाषा प्रशिक्षण दे सकते हैं। इनके व्यवहार में परिवर्तन करके इनको दैनिक जीवन की जो सामान्य आपकी दिनचर्या होती है इसके लायक बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में इनको विशेष शिक्षा भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक ऐसे होते हैं जो कि सामान्य से अबव होते हैं। इसको आप पढ़ लेंगे, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हैविंगहर्स्ट के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो निरंतर किसी क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। टर्मन ने प्रतिभाशाली बालकों को कहा है कि इनका शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षण और विद्यालय की उपस्थिति उपलब्धि में ये सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। क्रो ने कहा है कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि, जिनका IQ 130 से अधिक और असाधारण बुद्धि होती है और ये अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो आपके गिफ्टेड होते हैं, कुछ आपके विशिष्ट होते हैं। और इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनकी शारीरिक विशेषताएं जो हैं, इनका शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ये बालक जल्दी चलना, जल्दी बोलना सीख लेते हैं और ये सभी कामों को तेज़ी से करना चाहते हैं। इन बालकों का जो लंबाई है, जो भार है, ये सामान्य बालकों से अधिक होता है, कई बार ये कम भी होता है। ज्ञानेंद्रियों का शीघ्रता से विकास होता है और ये हमेशा प्रसन्नचित्त, स्वस्थ और उत्साही दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ मानसिक विशेषताएं भी होते
हैं, जैसे इनका IQ जो है वो हाई लेवल का होता है और ये चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इनकी जो हाइपोथेसिस होती है, जो कल्पना शक्ति होती है, ये भी तीव्र होती है और इनमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। इनकी आत्म अभिव्यक्ति का भी इनमें गुण होता है और इनका जो शब्दकोश है वो विशाल होता है और इनके तर्क और स्मरण शक्ति भी अधिक होती है। ऐसे बालक जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। इसके अलावा इनको जो है कुछ सामाजिक विशेषताएं भी हैं। तो ये जो है अपने आयु वर्ग से अधिक आयु वर्ग के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये अनुशासित रहना पसंद करते हैं और ये अंतर्मुखी होते हैं। इसके अलावा इनमें नेतृत्व का गुण भी पाया जाता है। कई बार ये समाज से घुलना मिलना भी पसंद नहीं करते क्योंकि इनका मेंटल लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है, तो ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। इनकी शैक्षिक विशेषताएं, तो ऐसे बालक जो हैं वो नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। इनका जो होमवर्क है वो हमेशा कंप्लीट होता है और ये अन्य बालकों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इनको जो है वो कम परिश्रम करना होता है पढ़ाई में। इसके अलावा इनका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होता है और ये शीघ्र निर्णय लेने वाले होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और कार्य को जिम्मेदारी से समझते हैं और शीघ्र समायोजन कर पाते हैं। इनमें जो है वो रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ नकारात्मक विशेषताएं भी ऐसे बालकों में पाई जाती हैं। तो ये बालक कई बार हट करते हैं और ये दूसरों से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि ये अपने मेंटल लेवल के कारण हमेशा यही समझते हैं कि हमें ही सबसे आगे रहना है। कई बार ये टीचर के आदेश की भी अवहेलना करते हैं और ये अन्य बालकों से अलग रहते हैं। कभी कभी ये आवश्यकता से अधिक बोलते हैं। कई बार उच्च मेंटल लेवल होने के कारण इनको लगता है कि हमें तो सभी चीज़ें आती हैं, तो ये अपने अधिगम में लापरवाही भी बरतते हैं। इसके अलावा ये कई बार कक्षा में ध्यान नहीं देते और अन्य बालकों से समायोजन में भी इनको समस्या होती है। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान आप कुछ टेस्ट के तहत कर सकते हैं, जैसे कि आप उनका IQ टेस्ट ले सकते हैं, टीचर बता सकते हैं, उनके सहपाठी भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप बुद्धि परीक्षण ले सकते हैं। आप अचीवमेंट टेस्ट से ऐसे बालकों का पता लगा सकते हैं। आप रुचि सूची परीक्षण से भी इनका पता लगा सकते हैं और विशिष्ट योग्यता परीक्षण से भी। अब प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए क्या उपाय करेंगे, तो इनको जो है सामान्य रूप से आप प्रमोट कर देंगे। कई बार इनको एक क्लास छुड़वा के नेक्स्ट क्लास में कर देते हैं। टीचर को इन पे व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए और इनको समय समय पे आप इनकी गाइडिंग और काउंसलिंग करते रहेंगे ताकि इनको बताते रहें कि इनका जो मेंटल लेवल है वो हाई है और ये जो है सामान्य से कुछ अधिक कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो पाठ्यक्रम है वो सामान्य से अधिक इनको देना चाहिए। इसके अलावा इनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा देनी चाहिए और इनको विशेष अध्ययन की सुविधा देनी चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके क्रिएटिव चाइल्ड, यानी कि सृजनात्मक बालक। तो ऐसे बालक जो नवीन ढंग से सोचने, नवीन ढंग से कार्य करने और नवीन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, वो सृजनात्मक बालक होते हैं। इनका मेंटल लेवल भी हाई होता है। देखिए फ्रेंड्स, इनमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि सभी क्रिएटिव चाइल्ड जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, जबकि सभी इंटेलिजेंट बच्चे क्रिएटिव नहीं हो सकते। आइजनेक के अनुसार सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। यानी कि ऐसे जो बालक होते हैं वो सामान्य से हटके सोचते हैं, कुछ ना कुछ अलग सोचते हैं। बैरन के अनुसार सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं व तत्वों को संयुक्त कर नवीन निर्माण करते हैं। ऐसे बालकों की विशेषताएं, तो इनका जो बौद्धिक स्तर होता है ये ऊंचा होता है। इनका दृष्टिकोण भी पृथक रहता है। इनके विचारों में मौलिकता, स्वतंत्रता और लचीलापन होता है। ये कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं और इनका मैच्योरिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इनमें सोशलाइजेशन का अभाव पाया जाता है। ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और इनमें शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। इसके अलावा कई बार इनमें दया और सहानुभूति का भी अभाव पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। देखिए फ्रेंड्स, इनकी शैक्षिक प्रावधान सेम टू सेम आपके इंटेलिजेंट बालकों की भांति ही होने चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालक वे होते हैं जो कि कक्षाओं में औसत बालकों से पीछे रहते हैं, अर्थात ऐसे बालक जो अपने आयु वर्ग के बालकों से किसी भी कार्य को करने में पिछड़ जाते हैं।
यह आवश्यक नहीं होता कि पिछड़े बालक जो है वो मंदबुद्धि हो, बल्कि ये एक प्रतिभाशाली बालक भी किसी कार्य में पीछे रहने पर पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ सकता है। अगर लापरवाही के कारण आपका इंटेलिजेंट बच्चा पीछे रह जाता है तो वो भी बैकवर्ड चाइल्ड में ही गिना जाएगा। मंदबुद्धि होना पिछड़ेपन का एक कारण माना जाता है। इसमें परिभाषा देख लेते हैं तो सोनल के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता का परिचय देता है। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वो है जो अपनी कक्षा के एक नीचे के दर्जे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ रहता है। अब पिछड़े बालकों के प्रकार, तो कुछ बालक जो है वो व्यक्तिगत रूप से पिछड़े होते हैं, कुछ समूह में पिछड़े रहते हैं, कुछ में सामान्य पिछड़ापन पाया जाता है और कुछ में विशेष पिछड़ापन भी पाया जाता है। पिछड़े बालकों की विशेषताएं, तो इनके सीखने की गति जो है मंद होती है, इनमें एकाग्रता का अभाव पाया जाता है, ये अंतर्मुखी होते हैं और ये स्वयं से निर्णय नहीं ले पाते। इनको सामान्य शिक्षण विधियों से शिक्षा ग्रहण करने में भी समस्या होती है और ये पाठ्यक्रम का लाभ उठाने में भी असमर्थ रहते हैं। ये निराशापूर्ण जीवन जीने का अनुभव होता है। इनमें समायोजन की भी कमी पाई जाती है। इसके अलावा इनमें सामाजिकरण का भी अभाव रहता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं और इनमें आत्मविश्वास की भी कमी पाई जाती है। पिछड़ेपन के कुछ कारण होते हैं, कुछ आपके व्यक्तिगत कारण होते हैं और कुछ परिवेशीय कारण होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपका पारिवारिक जो वातावरण है, ये विद्यालय का वातावरण और आपके आसपास का सामाजिक वातावरण शामिल है, जबकि व्यक्तिगत कारणों में आपके असामान्य मानसिक विकास, बौद्धिक मंदता, दोषपूर्ण संवेगात्मक विकास और मनोवैज्ञानिक कारण शामिल हैं। इसके बाद आते हैं आपके मंदबुद्धि बालक। तो मंदबुद्धि बालक ऐसे होते हैं जिनका कि आईक्यू लेवल नॉर्मल से कम होता है। इनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 70 से कम होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वे मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। ट्रेट गोल्ड के अनुसार मानसिक दुर्बलता एक प्रकार की मात्रा और अपूर्ण मानसिक विकास की स्थिति है, जिसके कारण व्यक्ति निरीक्षण और नियंत्रण से मुक्त अपना अस्तित्व बनाए रखने की दृष्टि से अपने आप को सहयोगियों के साथ सामान्य परिवेश में अनुकूलित करने में असमर्थ पाता है। इनकी विशेषताएं, इन बालकों का जो आईक्यू लेवल है वो 70 से कम होता है। इनमें जो है परिपक्वता की मंद गति होती है। मानसिक बंधित इनका जो मानसिक विकास है वो कम होता है और ये साधारण से कार्यों में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसके अलावा इनमें जो स्मरण शक्ति है, भाषा योग्यता है, कल्पना शक्ति है और जो इनमें क्रिएटिविटी है ये भी बहुत कम पाई जाती है या फिर इसकी गति भी कम होती है। इसके अलावा इनकी जो ये अपने आयु से कम आयु के बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। इनमें शैक्षिक पिछड़ापन पाया जाता है। इनमें बौद्धिक अक्षमता है, निराशापूर्ण व्यवहार, आत्मविश्वास का अभाव और समायोजन क्षमता में भी कमी पाई जाती है। अब मानसिक मंदता के कारण देख लेते हैं। तो गर्भावस्था में माता का बीमार होना, असंतुलित आहार लेना या फिर माता की जो मानसिक स्थिति है उसका सही ना होना कुछ वंशानुक्रम कारण भी होते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष रोग जैसे मोतीझरा, कशरा, पीलिया, चेचक आदि के कारण भी मानसिक मंदता हो जाती है। मानसिक दुर्घटना के कारण भी ऐसा हो सकता है। दोषपूर्ण वातावरण, नींद, सामाजिक आर्थिक स्तर, तो ऐसे कुछ गुण होते हैं जिनके कारण ये बालक जो हैं पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका संवलीनता यानी ऑटिज्म। देखिए फ्रेंड्स, ऑटिज्म अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो ऑटिज्म का मतलब होता है सेल्फ लव, यानी कि खुद से ही प्यार करना। लेकिन जब ये सेल्फ लव एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है और हम खुद के अलावा किसी भी अन्य चीज़ के बारे में नहीं सोचते तो इसको ऑटिज्म कहा जाता है। जब हम पूरे टाइम सिर्फ अपने बारे में अपने लिए सोचते रहते हैं तो ये एक विकार बन जाता है जिसको आप ऑटिज्म कहते हैं। और इसी को सिगमंड फ्रॉयड ने नार्सिज्म कहा है। नार्सिज्म की भावना ऐसी होती है कि हमें अपने अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता। तो ये जो नार्सिज्म है ये आपका एक कहानी पर भी आधारित है, जिसमें कि एक व्यक्ति था, एक राजकुमार था जो कि अपनी ही शक्ल से इतना ज़्यादा उसको लव हो गया था कि वो जो है खाना पीना भूल गया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। चलिए अब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में देख लेते हैं कि ऑटिज्म क्या होता है।
तो संलीनता वर्ण, कर्म, विकार और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। प्रभावित व्यक्ति के सभी संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सामान्यतः ऑटिज्म बाधित व्यक्ति के बातचीत में कठिनाई, सामाजिक व्यवहार में कठिनाई आती है। वह अपने द्वारा किए गए किसी व्यवहार को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति रखता है। ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इसे संलीनता कहा जाता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही कार्य को बार बार दोहराना, एक ही शब्द को बार बार दोहराना। ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जन्म से या फिर बाल्यावस्था में ही नजर आ जाते हैं। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा असामान्य रहता है। संलीनता के लक्षण यानी अपने आप में ही लीन रहने के लक्षण, तो बार बार कार्य को दोहराने की प्रवृत्ति, दूसरे के विचारों को समझने में असमर्थ, सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीनता, सामाजिक संबंध में असमर्थता, बातचीत करने में असमर्थता, दोहराव युक्त व्यवहार, सीमित शौक, आंखें मिलाकर बात न करना, दूसरे का हाथ छूना या हिलाना, भावनाओं के प्रति असंवेदनशील, शांत व्यवहार, बुलाने पर प्रतिक्रिया न देना और सामाजिक समझ को प्रदर्शित ना करना। अब संलीनता की पहचान आप कैसे करेंगे? तो ऐसे बच्चे दूसरों से नज़र नहीं मिलाते, ना ही ये दूसरों की बातों को समझते हैं और बातों को समझने में भी इनको कठिनाई होती है। तकलीफ़ के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते, ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं, आवाज़ को भी अनसुना करते हैं, आगे पीछे हिलते रहते हैं, हाथों पैरों को भी हिलाते रहते हैं। ये बहुत अधिक सुस्त या बहुत अधिक चंचल हो सकते हैं और इनमें सहनशीलता की कमी भी पाई जाती है। इसके बाद आता है कि ऑटिज्म के कारण क्या हैं। तो मस्तिष्क की गतिविधियों में असमानता, मस्तिष्क के रसायनों में असमानता, जन्म से पहले बच्चे का विकास सही रूप से ना हो पाना, असंतुलित वातावरण, दुर्घटना एवं बीमारी जो है आपके ऑटिज्म के कारण होते हैं। अब इनके लिए चिकित्सा व्यवस्था की जा सकती है। ऑटिज्म को शीघ्र पहचानना और मनोरोग विशेषज्ञ यानी साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना इसका सबसे पहला इलाज है। इसके लक्षण दिखने पर मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या फिर प्रशिक्षित स्पेशल एजुकेटर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके अतिरिक्त ऑटिज्म जो है वो बाधित बालकों की निम्नलिखित प्रकार से मदद की जा सकती है। इनको आप खेल द्वारा सिखा सकते हैं ताकि ये समुदाय में रहना सीखे। खिलौनों का सही प्रयोग, खेल खेल में नए शब्दों का प्रयोग, इनके साथ छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, सरल भाषा का प्रयोग करें, दैनिक शब्दों का प्रयोग करें, इनको पुनर्बलन दें और सामाजिक व्यवहार के लिए इनको तैयार करें। इसके अलावा इनको तमाम जो आपके तनाव मुक्त स्थान होते हैं वहाँ पे भ्रमण करवाएं, नेचुरल जो जगहें हैं वहाँ पे लेके जाएं और इनको बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा इनको नियमित योग और व्यायाम भी करवाएं। इसके बाद आता है आपका अधिगम अक्षम बालक, यानी कि जो आपके लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं। तो अधिगम अक्षमता एक ऐसा मूल शब्द है जो कि बालकों के एक ऐसे समूह को दर्शाता है जो सामान्यतः सुनने, बोलने, लिखने, तर्क एवं गणितीय योग्यताओं इत्यादि में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कुछ बालक सामान्य दिखाई पड़ते हैं परंतु लगभग प्रत्येक अवधि में अधिगम संबंधी समस्याएं बताते हैं। वह अक्षरों के प्रकार को भली प्रकार से नहीं लिख पाते, उन्हें उल्टा लिख देते हैं, जैसे खाने को नाखा, राम को मरा आदि। ऐसे बालकों के शब्दों पर अपना ध्यान एकीकृत नहीं कर पाते और उनकी गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हैमिल के अनुसार अधिगम अक्षमता एक ऐसा मूल शब्द है जो बालकों के ऐसे समूह की ओर संकेत करता है जो कि सामान्य रूप से स्वर्ण, वाचन, अध्ययन, लेखन या तार्किक गणितीय योग्यताओं में सार्थक रूप से कठिनाई का अनुभव करते हैं। अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताएं, तो ये बालक जो है हाइपर एक्टिव रहते हैं, आपके संवेगात्मक योग्यता इनकी अनियंत्रित होती है, इनमें तार्किक योग्यता की कमी पाई जाती है, अवधान की कमी पाई जाती है, इनमें मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल की भी कमी पाई जाती है। कई बार इनके शारीरिक अंग भी बाधित होते हैं।
इसके अलावा इनमें संवेगात्मक प्रतिरोध पाया जाता है। विशिष्ट अधिगम असमर्थता भी इन बालकों में पाई जाती है। शारीरिक इंद्रियों में सामंजस्य की भी कमी भी इन बालकों की होती है। तो जो ऐसे बालक होते हैं अधिगम अक्षम बालक, इनकी पहचान जो है ये अक्षरों को कई बार गलत क्रम में लिखते हैं या छोड़ देते हैं, वर्तनी को अपूर्ण लिखते हैं, समय दिन महीने वर्ष आदि बताने में असमर्थ रहते हैं, अपने काम को देर से पूरा करते हैं और शब्दों का असंगत अनुमान लगाते हैं। ये मौखिक अनुदेशनों को दोहराने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। कई बार ये दाएं और बाएं में भी भ्रम में रहते हैं। इसके अलावा ये शब्दों के उल्टे अक्षर पढ़ते हैं और संख्याओं को गलत क्रम में पढ़ते और जोड़ते घटाते हैं। ध्वनियों के अनुरूप ये शब्दों को नहीं पढ़ पाते और अक्षरों का भी सही मिलान कई बार ऐसे बच्चे नहीं कर पाते। इसके अलावा शब्दों को जोड़कर इनको वाक्य निर्माण करने में भी कठिनाई आती है। अब अधिगम अक्षमता के क्या कारण हैं? तो अधिगम अक्षमता के कुछ जैविक कारण भी होते हैं, जैसे कि न्यूनतम मानसिक क्रिया जिसका संबंध नाड़ी से होता है, अर्थात मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य न करना भी इसका एक प्रमुख कारण है। दूसरा है आपका हेरिडिटी, यह जेनेटिक होता है। ऐसे परिवार जिनमें कि ये समस्या होती है, लगभग 90% बालकों में से कोई एक अभिभावक ऐसे होते हैं जिनको कि ऐसे सिंड्रोम वाले बालकों की अधिगम क्षमता अधिक संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ वातावरणीय कारण भी होते हैं, जैसे नशीली दवाओं का प्रयोग, गर्भावस्था में ऑक्सीजन की कमी या फिर प्रीमैच्योर चाइल्ड भी ऐसे होते हैं जिनको कि जो है ये अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ अधिगम अक्षमताओं के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी पढ़ने संबंधी अफेजिया, लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया और गणितीय अधिगम अक्षमता जैसे डिस्कैलकुलिया। तो ये कुछ आपकी अधिगम अक्षमताएं हैं। इसके बाद आते हैं सामाजिक समस्यात्मक बालक। तो सामाजिक रूप से समस्यात्मक बालक वह है जो व्यवहारगत नियमों का उल्लंघन कर समाज, विद्यालय और परिवार में समस्या उत्पन्न करते हैं, अर्थात वे बालक जो व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी दोष के कारण समस्या उत्पन्न करते हैं समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। इनका व्यवहार असामान्य होता है तथा असमायोजन के कारण ये विद्यालय और समाज में बाधा उत्पन्न करते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक वह हैं जिनका व्यवहार एवं व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। इसके अलावा जॉन डी कमिंग्स ने भी कहा है कि नर्सरी अथवा शिशु पाठशाला से लेकर विद्यालय तक के बच्चों में 40% बच्चे समस्यात्मक होते हैं, फिर चाहे इसका कारण कुछ भी हो, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, डरना, हट करना या मारपीट करना। सामाजिक समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं। हेंडरसन ने अध्ययन और निष्कर्षों के आधार पर बालकों के कुछ व्यवहारों की सूची बनाई, जिसमें कि उन्होंने बालकों के व्यवहारों को अलग अलग सूचीबद्ध किया, जैसे कि इस प्रकार है। जैसे सबसे अधिक गंभीर लक्षण, जैसे अप्रसन्न रहना, भयभीत होना, असामाजिक पलायन करना, क्रूरता या धमकाने की प्रवृत्ति होना। ऐसे बालकों में दूसरों से ईर्ष्या करने की भावना होती है, लज्जा करते हैं और इनमें संदेह का भावना रहती है। इसके अलावा इनकी सुझावात्मक प्रवृत्ति रहती है, हर चीज़ में इनको इंटरफेयर करना होता है। कुछ बच्चे दबंग होके दिखाते हैं कि जैसे वो अपनी दबंगई से सारी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। कुछ बालकों में स्वभावगत झल्लाहट भी पाई जाती है। इसके अलावा समस्यात्मक बालकों में सबसे कम गंभीर बालक भी होते हैं, जैसे फुसफुसाहट करना, जो चोरी छुपे दूसरों की चुगली करते रहते हैं, धूम्रपान करना, अपवित्रीकरण होना, लापरवाह होना, शोर मचाना, विचारहीनता होना या फिर हठीलापन और कल्पनात्मक झूठ बोलना। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे कि चोरी करना, अवांछित व्यवहार, कलह से भाग जाना, वस्तुओं को तोड़ना, अश्लील बातें करना, अनुशासनहीनता, व्यर्थ की बातें, गाली देना, संकोची व्यवहार, अत्यधिक रोना, ठीक से सोना और भोजन न करना, संवेगात्मक अस्थिरता का प्रदर्शन। इस तरह से आप बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो सामाजिक समस्यात्मकता के लिख सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक समस्यात्मकता के कुछ कारण हैं, जैसे वंशानुक्रम, शारीरिक अक्षमता या अस्वस्थता, कई बार मानसिक कारण और दूषित समाज। आपका आसपास का एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं है तो आप सामाजिक रूप से स्वतः ही समस्याग्रस्त हो जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक प्रथाएं या फिर फैमिली का अलग अलग हो जाना, कुछ प्रॉब्लम्स होना, आर्थिक रूप से
भी या फिर कुछ विद्यालयों में इस तरह की समस्या होना, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, नियमों की जानकारी न होना, मनोवैज्ञानिक कारण भी इस तरह की चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके संवेगात्मक समस्या वाले बालक, यानी कि ऐसे बालक जो कि इमोशनली प्रॉब्लमेटिक होते हैं। संवेगात्मक समस्या से ग्रसित बालकों का व्यवहार सामान्य बालकों के व्यवहार से अलग होता है और इनका मानसिक स्तर सामान्य बालकों के समान या फिर इनसे भी अधिक होता है। ये शर्मीले होते हैं और इनमें पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये झगड़ालू भी होते हैं और इसे संवेगात्मक समस्या से ग्रसित बालकों की श्रेणी माना गया है। अब जो बालक संवेगात्मक समस्यात्मक होता है, ऐसे बालकों में कुछ आंतरिक तनाव होता है जो बालक के मन में घुटन, भय, चिंता आदि उत्पन्न करता है, जिसके कारण बालक का व्यवहार उत्तेजित रहता है और बालक की प्रवृत्ति और व्यवहार में उत्तेजना दिखाई पड़ती है। ऐसे बालक संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की श्रेणी में आते हैं और इनके संवेग जो हैं अनियंत्रित होते हैं। फिलिप्स के अनुसार ये वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार सामान्य बालकों से अधिक दूर होता है और इनकी विशेषता यह होती है कि ये सामाजिक नियमों और मान्यताओं के उल्लंघन में विश्वास रखते हैं और फिर यही बालक बाद में चल के आपके सामाजिक समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इसके अलावा इनकी विशेषताएं देख लेते हैं तो ये सामान्य परिस्थितियों में भी असामान्य व्यवहार करते हैं। इसके अलावा इनमें सोचने समझने की असामान्य शक्ति होती है, इनको समायोजन में भी समस्या होती है और ये हमेशा तनावपूर्ण अवस्था में रहते हैं। इसके अलावा इनमें सीखने संबंधी अयोग्यता भी पाई जाती है। हमेशा इनके अंदर डर का भाव रहता है और ये अनियंत्रित संवेग प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा इनकी बुद्धि लब्धि भी थोड़ी सी कम होती है, 80 to 90 इनका आईक्यू रहता है। इसके अलावा इनकी जो शैक्षिक निष्पत्ति है उसमें भी कमी पाई जाती है। ये लड़ना, झगड़ना, शोर करना, कक्षा में गृह कार्य पूरा ना करके लाना, प्रश्नों के उत्तर सार्थक शब्दों में ना देना, कक्षा में अच्छे अंक ना प्राप्त करना, ऐसे भी इनके कुछ लक्षण रहते हैं और ये विद्यालयों से भी कई बार अनुपस्थित रहते हैं और ये बालक हमेशा अप्रसन्न दिखाई देते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए क्या शैक्षिक प्रावधान आप कर सकते हैं? तो आप ऐसे बालकों पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा इन्हें समायोजन की परिस्थितियाँ इनके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। जब ये अच्छा व्यवहार करें तो इनकी प्रशंसा करें ताकि ये नेक्स्ट टाइम भी अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित हों। इसके अलावा आप इनके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और इनको आप कंटेंट भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ा सकते हैं ताकि इनको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना ही ना पड़े। इसके अलावा इनको आप प्रशिक्षण भी दे सकते हैं और इसके अलावा आप इनके लिए कुछ उपचारात्मक विधियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ बालक थे। इसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट यूनिट, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ दी हुई हैं और सबसे पहला इसमें आता है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग ऐसा अधिगम होता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में रहकर अधिगम करते हैं और ये आपका सहकारी, सहयोगी या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग कहलाता है। सहयोगी अधिगम एक शिक्षण व्यू रचना है जो कि विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह में साथ साथ सीखने के अवसर देती है। इसमें क्या होता है कि एक सबके लिए होता है और सब एक के लिए होते हैं। इसमें प्रोफेसर एस.के. दुबे ने परिभाषा दी है कि सहकारी अधिगम का आशय छात्रों में समूह में कार्य करने और उनमें सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करने की विविध विधियों से है, जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके दो टाइप होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब एक अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से और अनौपचारिक मतलब किन्हीं भी परिस्थितियों में। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया, तो इसमें सबसे पहले पाठ्यवस्तु का चयन होता है, फिर उद्देश्यों का निर्धारण, इसके बाद आप जो छोटे छोटे समूह बनाएंगे उनका निर्माण करेंगे और उनके नाम रख देंगे। फिर आप बच्चों को उनके कार्य और दायित्वों का वितरण कर देंगे। फिर बच्चों को आप सामग्री निर्माण और सूचनाएं प्रदान करेंगे। इसके बाद बच्चे समूह में कार्य करेंगे और टीचर जो है उनका सहयोग और मार्गदर्शन करेंगे। फिर बच्चे अपने काम की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, फिर टीचर उसका मूल्यांकन करेंगे और बच्चों को पुनर्बलन देंगे। सहयोगी अधिगम की क्या विशेषताएं और उपयोगिता रहती हैं? तो इससे क्या होता है कि इससे जो अधिगम होता है वो छात्र केंद्रित बनता है और बच्चों में प्रेम और सहयोग की भावना का विकास होता है ताकि फ्यूचर में भी वो जो है एक दूसरे के साथ समायोजन के
साथ रह सकें। इसके अलावा स्पर्धा रहित, चिंतन मुक्त और सीखने का सहयोगी वातावरण बनता है और अवसरों की समानता पर इसमें बल दिया जाता है। इसके अलावा एकता की भावना पर भी बल दिया जाता है और सामूहिक प्रयत्नों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। विचारों और सूचनाओं के अनुभवों का आदान प्रदान होता है और भविष्य में सहयोग की उपेक्षा की जाती है। इसके अलावा बच्चों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है और सहकारी ढंग से कार्य करने के अवसर भी मिलते हैं। इसके अलावा सामूहिक उपलब्धियों का मूल्यांकन भी यहाँ पे होता है। सामूहिक अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि समूह में अंतर्निर्भरता, समूह के साथ लगाव, मिलकर सोचने का सिद्धांत, सामाजिक कौशल का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, कार्य द्वारा सीखने का सिद्धांत, शैक्षिक और सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत। ये कुछ आपके कोलैबोरेटिव लर्निंग के सिद्धांत हैं। अब कोलैबोरेटिव लर्निंग की सीमाएं क्या क्या हैं, मतलब इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इसमें विद्यार्थी से बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं रखी जाती हैं कि सब कुछ विद्यार्थी खुद ही कर लेंगे और टीचर बस देखता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर को भी फैसिलिटेट करना चाहिए। इसमें ज़्यादा बल सामाजिक कौशल पर दिया जाता है, ना कि भाषा शिक्षण पर। इसके अलावा इसमें विद्यार्थी समय का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। इसमें छात्र को विषय का सतही ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि गहन। इसके अलावा यह भी आवश्यक नहीं है कि छात्रों का आपस में तालमेल स्थायी रूप से बना रहे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट विधि आती है आपका समूह अधिगम, यानी ग्रुप लर्निंग या फिर फ्रेंड ग्रुप लर्निंग, यानी कि जो आपका मित्र समूह अधिगम होता है। तो समूह अधिगम के अंतर्गत सीखने वालों को विभिन्न समूहों में बांट दिए जाते हैं। यहाँ पे टीचर का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। विद्यार्थी अपने समूहों के साथ खुले मन से विषय वस्तु पर आपने विचार विमर्श करता है, डिस्कशन करता है और इसमें जो है विभिन्न बिंदुओं पर आपस में विचार विमर्श किया जाता है। इसमें समूह के जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वे अपने सहपाठियों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान निकालने में सहायता करते हैं। समूह अधिगम के लाभ, तो इसमें जो लाभ होते हैं वो ये होते हैं कि इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और उसे अध्यापक का भय नहीं रहता है। विद्यार्थी तनाव मुक्त महसूस करता है और सीखने के लिए तैयार रहता है। विद्यार्थी परस्पर सहयोग से विचार विमर्श द्वारा अधिगम करके सीखते हैं। छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है और समूह अधिगम द्वारा छात्र अभ्यास करके ज़्यादा सीखता है। इसमें अधिगम एक स्वाभाविक, सहज, सुखद और स्वतंत्र वातावरण में संपन्न होता है। अब हम समूह अधिगम की सीमाएं देख लेते हैं। तो इसमें अध्यापक कार्य की अधिकता के कारण सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकता। कुछ विद्यार्थी कार्य के प्रति गंभीर नहीं होते और वो काम से जी चुराते हैं। इसके अलावा प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस चीज़ को जो है वो अपने समय और ऊर्जा का अपव्यय मानता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब कुछ तो उसको ऑलरेडी आता है, तो उसका क्या फ़ायदा है। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी समूह अधिगम को प्रभावित करती हैं। अब समूह अधिगम को सफल बनाने के सुझाव, यानी कि जो आपकी ग्रुप लर्निंग है आप इसको कैसे सफल बना सकते हैं। तो जहाँ तक संभव हो आपके ग्रुप का आकार छोटा होना चाहिए, ग्रुप में ज़्यादा सदस्य नहीं होना चाहिए और ग्रुप के जो सदस्य होते हैं उनको गोलाकार या अर्धगोलाकार स्थिति में खड़ा करना या फिर बैठाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक समूह में सभी प्रकार की बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और समूह जो है वो विद्यार्थियों की पसंद या नापसंद के अनुसार नहीं बनाने चाहिए। इसके बाद समूह को उपयुक्त नाम दिए जाने चाहिए और प्रत्येक समूह में एक नेता बनाना चाहिए जिससे वह कार्य का संचालन अन्य साथियों के सहयोग से कर सके। शिक्षक को समूह के कार्यों का समय समय पर नियंत्रण करना चाहिए और समूह में सभी छात्रों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है आपका PSI, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, यानी स्व अनुदेशन प्रणाली। और ये क्या है, ये व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली है जिसमें कि विद्यार्थी स्वयं की गति के अनुसार सीखता है और इसमें व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर देती है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो फ्रेड एस केलर माने जाते हैं। PSI के कुछ तत्व हैं जैसे कि अधिगम निपुणता, स्वगति, शिक्षण अनुकर्ता, लिखित सामग्री, अभिप्रेरणात्मक क्रियाएं एवं पुनर्बलन। इसके अलावा स्व अनुदेशन प्रणाली जो है इसके सोपान है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इकाई का चयन किया जाता है, फिर इकाई की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
उसके बाद अभिप्रेरणात्मक क्रियाएं, परीक्षण एवं मूल्यांकन, और अधिगम में जब निपुणता हो जाती है यानी आप 75% उपलब्धि गेन कर लेते हैं, इसके बाद ही आपको अगली इकाई का शिक्षण दिया जाता है। अब PSI मतलब स्व अनुदेशन जो आपकी प्रणाली है, इसमें कुछ विधियाँ यूज की जाती हैं जो कि छात्र केंद्रित रहती हैं, जैसे मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, विनेटिका प्रणाली और मोनिशन प्रणाली। इसके बाद PSI के गुण या विशेषताएं, तो इसके क्या क्या गुण हैं, इसमें सबसे पहले कि ये छात्र केंद्रित विधि है और ये स्वगति अध्ययन पर आधारित है। इससे ज्ञान जो प्राप्त होता है वो स्थायी होता है और इसमें छात्र स्वयं करके सीखता है। सभी प्रकार के छात्रों के लिए ये एक उपयुक्त विधि है और इसमें छात्रों की प्रगति का उचित मूल्यांकन होता है। इससे छात्रों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इसके बाद PSI में क्या क्या दोष होते हैं, तो इसमें दोष ये है कि ये खर्चीली विधि है और यहाँ पे उपयुक्त शिक्षकों की भी कमी रहती है। मतलब इसके बारे में सारी नॉलेज रखने वाले टीचर्स कम ही मिल पाते हैं और इससे आप सभी विषयों को नहीं पढ़ा सकते और कई बार इसमें जो है वो प्रक्रिया के मार्ग से भटकने की भी आशंका रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मेथड आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, मतलब लगभग हर साल ही ये पूछा जाता है, जिसको आप कहते हैं टॉली शिक्षण या फिर टीम टीचिंग। और टॉली शिक्षण का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। इसके बाद यह प्रविधि 1960 में ब्रिटेन पहुंची, जहां पे इसका विकास जे फ्रीमैन ने किया और प्रारंभ में इस विधि का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना को शिक्षित करने के लिए किया गया था, जहां पे 2 से ज़्यादा या फिर 4-4, 5-5 ट्रेनर मिलके जो है वो एजुकेशन देते थे। टीम टीचिंग में 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर किसी विशेष प्रकरण पर शिक्षण कार्य करवाते हैं। हेराल्ड और डेविस के अनुसार दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर नियमित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के लिए पाठों का नियोजन और सहसंबंध स्थापित करते हैं। टॉली शिक्षण की प्रक्रिया, तो टॉली शिक्षण में सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जब आप नियमित से अलग कक्षा में पढ़ाएंगे, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो अगर आपने अपने कॉलेज में कभी किसी भी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो उस प्रोसेस से आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले जो आपके टीचर होते हैं उनकी भूमिका बांट दी जाती है, फिर जो टीचर होते हैं वो अध्यापकों के छात्रों के समूह बनाते हैं, फिर एक टाइम टेबल डिसाइड करते हैं कि कब हम ये काम करने वाले हैं। उसके बाद फिर एक टीचिंग की बड़ी सी जगह ढूंढी जाती है जहाँ पे टीचिंग की जाती है। फिर इसके लिए एक समय निर्धारित किया जाता है जो कि आपका स्कूल का ही टाइम होता है, जिसमें कि सभी बच्चे उसमें भाग ले सकें। इसके बाद अधिगम को अर्थपूर्ण ढंग से एकत्रित कर दिया जाता है टीचिंग प्रोसेस के बाद, और फिर उसका मूल्यांकन और उसमें पुनर्बलन दिया जाता है। अब हम टीम टीचिंग की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण होती है और ये सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। यह एक लचीली शिक्षण विधि है और ये रोचक प्रजातांत्रिक वातावरण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। इससे विचारों का आदान प्रदान होता है और इससे शिक्षकों की भी आपसी दूरी और अलगाव की भावना समाप्त हो जाती है। इसके अलावा दल शिक्षण की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे शिक्षकों के विचारों में असमानता, आपसी असहमति का अभाव, और जो है इसमें समय और शक्ति की अधिकता और शिक्षकों और वैचारिक विभिन्नता। इसके अलावा अधिक खर्चीली। अब हमारा आता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में इस बार पूछा जा सकता है, जिसको कि आप कहते हैं ई अधिगम। और ई अधिगम को इलेक्ट्रॉनिक अधिगम भी कहते हैं, इसे कंप्यूटर आधारित अधिगम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत इंटरनेट तकनीकी का उपयोग पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण और संचार में किया जाता है। इसे ऑनलाइन अधिगम भी कहते हैं। इसमें छात्र केंद्रित वातावरण रहता है, जब अनुदेशन का संचार आंशिक या पूर्ण रूप से विद्युत यंत्रों के माध्यम से या विद्युत यंत्रों के माध्यमों की सहायता से वेबसाइट एवं इंटरनेट या बहुमाध्यमों CD-ROM DVD से किया जाता है, तो इसे ई अधिगम कहते हैं। अब ई अधिगम के क्या उद्देश्य होते हैं, तो ई अधिगम जो है वो पाठ्य वस्तु का संचार एवं संप्रेषण करता है। ये मुक्त रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध करवाता है। ये उच्च शिक्षा को मितव्ययी बनाता है और इसके अलावा
सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाता है। इंटरनेट के माध्यम से सभी तक शिक्षा पहुंचाना भी इसका उद्देश्य रहता है और स्थानीय स्तर तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें से आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस पर सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। और इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। चूँकि ये क्विक रिवीजन है तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसके बाद आता है आपका ई अधिगम की शैली, और इसमें कुछ 3 शैलियाँ होती हैं, जैसे कि सपोर्ट लर्निंग। जब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है, जो आपका इंटरनेट वगैरह होता है, इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करते हैं। मतलब आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपने सर्च कर लिया, तो तब ये अवलंब अधिगम कहलाता है। जब क्लासरूम में आपका टीचर पढ़ा भी रहा होता है और जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ कर रहा होता है, तब इसको मिश्रित अधिगम कहा जाता है। लेकिन जब आप, जैसे कि कोरोना काल में हुआ, पूर्ण रूप से ई अधिगम किया, तो इसमें कंप्लीट ई लर्निंग कहलाता है। और इसमें 2 प्रणाली होती हैं, एक एसिंक्रोनस और दूसरी होती है सिंक्रोनस। जब आपका टीचर कोई वीडियो रिकॉर्ड करके क्लास में डाल दे या फिर ग्रुप में डाल दे, तो इसका मतलब होता है एसिंक्रोनस, जहाँ से आपका इंटरेक्शन टीचर से नहीं रहता, बस आपको कंटेंट मिल जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन जब यही क्लास लाइव चले और आपका टीचर से इंटरेक्शन हो, टीचर से आपका संप्रेषण हो, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये सिंक्रोनस कहलाती है। तो यहाँ पे ये दोनों पद्धतियाँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। और ये एक मीडियन भी है आपका ई अधिगम का। ई अधिगम के माध्यम, तो ई अधिगम के 3 माध्यम होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, वीडियो मीडिया और कम्युनिकेशन मीडिया। और कम्युनिकेशन मीडिया के ही 2 पार्ट रहते हैं आपके, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब एक पक्षीय, जिनमें कि आपको कंटेंट मिल जाता है, और सिंक्रोनस मतलब द्विपक्षीय। इसके बाद आता है ई अधिगम की सीमाएं। तो ई अधिगम में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि यह शिक्षक तथा छात्रों में कई बार अपेक्षित कुशलता का अभाव पाया जाता है, और इसमें प्रत्यक्ष संप्रेषण का भी कई बार अभाव मिलता है। इसके अलावा विद्यालय में ई अधिगम संसाधनों की कमी भी पाई जाती है। कई बार छात्रों का ध्यान भी भटक जाता है, अगर टीचर नहीं है तो बच्चे इंटरनेट पे इधर उधर की चीज़ें देखने लगते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा और स्वयं अभिप्रेरित छात्रों के लिए ये अधिक उपयोगी है, और हर जगह इसकी पहुंच संभव नहीं है। इसके अलावा जो आपका ई अधिगम होता है, ये परंपरागत शिक्षण में सहयोगी होता है, परंतु परंपरागत शिक्षण का कोई विकल्प ये नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपचारात्मक शिक्षण, यानी रेमेडियल टीचिंग। जब अधिगम कठिनाई का सुधार करते हुए शिक्षण किया जाता है तो इसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। मतलब किसी बच्चे को आपका लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को पहले समझेंगे, डायग्नोज करेंगे, फिर उसका आप रेमेडियल देंगे, यानी उसका उपचार करेंगे। तो योकम और सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना है। इसमें शैक्षणिक निदान की प्रक्रिया रहती है, मतलब पहले आप डायग्नोज करते हैं, तो डायग्नोज करने के लिए पहले आप उन छात्रों को चयन करते हैं जिनको कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर आप छात्रों के कठिनाई बिंदुओं की खोज करते हैं कि कहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप उस कठिनाई के कारणों का विश्लेषण करते हैं, मतलब आप पता लगाते हैं कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर आप उसको रेमेडियल टीचिंग देते हैं, और फिर आप जो वो त्रुटि करता है उसके बाद भी उसके रोकथाम के उपाय करते हैं। तो आप जो उपचारात्मक शिक्षण करते हैं ये कई प्रकार से होता है, जिनमें कि सबसे पहला आता है आपका अनुवर्ग शिक्षण, यानी ट्यूटोरियल्स। दूसरा आता है आपका स्वामित्व अधिगम समूह, यानी मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजी, जिसको कि BS ब्लूम ने दिया था। इसके बाद आता है आपका साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन, ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसको BF स्किनर ने दिया था। इसके अलावा कुछ समायोजन प्रविधियाँ भी होती हैं, जैसे एडजस्टिव डिवाइसेस आप कहते हैं, इनके द्वारा भी रेमेडियल दी जाती हैं। अब बात आती है आपकी प्रबंधन की, कि एक समावेशी स्कूल का प्रबंधन आप कैसे करेंगे, और ये आपका 5th यूनिट है। इसमें क्या है कि प्रबंधन एक जटिल प्रत्यय है, जिसमें वे सभी कार्य शामिल हैं जो एक प्रबंधक द्वारा किए जाते हैं। प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसमें वे सभी घटक शामिल हैं जो किसी प्रक्रिया को करने के लिए आवश्यक हैं। प्रबंधन में इन्हीं घटकों की औपचारिक ढंग से व्यवस्था की जाती है।
किगन के अनुसार औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। इसके अलावा टेलर के अनुसार प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप वास्तव में व्यक्तियों से क्या काम लेना चाहते हैं और फिर ये देखना कि वो उसको सबसे मितव्ययी ढंग से कैसे पूरा करते हैं। शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय आइवर के डेविस द्वारा दिया गया था और इन्होंने शिक्षा में जो प्रबंधन है उसकी प्रोसेस को 4 भागों में बांटा है, जिसमें आप सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर आप लीडिंग करते हैं और कंट्रोलिंग भी रखते हैं। तो इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब हम देख लेते हैं कि समावेशी स्कूल का प्रबंधन कैसे करते हैं। तो समावेशी स्कूल का जो प्रत्यय है वो औपचारिक रूप से सलमान का वक्तव्य यानी सलमान का स्टेटमेंट में 1994 में दिया गया था, जबकि समावेशी शिक्षा इससे पहले ही आ गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों की संरचना को समावेशी बनाना था और समावेशी विद्यालय प्रबंधन में सभी प्रकार के बच्चों को सम्मिलित किया जा सके। तो समावेशी विद्यालय की रूपरेखा देख लेते हैं। इसमें शामिल है आपका विद्यालय का वातावरण, प्रशिक्षित स्टाफ, आदर्श पाठ्यक्रम, कक्षा कक्ष प्रबंधन, साधन प्रबंधन, शून्य अस्वीकृति, मतलब आप सभी प्रकार के बच्चों को स्वीकार करेंगे। तो विद्यालय के वातावरण में सबसे पहले विद्यालय के लिए स्थान का चुनाव, फिर स्कूल भवन का ढांचा आता है। इसके बाद जो है प्रशिक्षित स्टाफ का होना भी यहाँ पे आवश्यक है। फिर कक्षा कक्ष प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन में कक्षा के नियमों की स्थापना, पाठ्यक्रम, उपयुक्त व्यवहार का पुनर्बलन और इसके अलावा निविदा का प्रयोग, अनुपयुक्त व्यवहार में कमी के प्रयास। फिर आप साधनों का प्रबंधन करते हैं। तो इस प्रकार से एक समावेशी स्कूल का प्रबंधन आ जाता है। इसके बाद आता है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, और क्लासरूम मैनेजमेंट पे एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आपको अलग से वीडियो देखने के लिए मिलेगा। कक्षा प्रबंधन से तात्पर्य उन सभी व्यवस्थाओं या कार्यविधि से है जिनके माध्यम से कक्षा में अधिगम प्रभावपूर्ण और अनिवार्य रूप से संपन्न होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का उद्देश्य कक्षा के वातावरण में अवांछनीय व्यवहार को कम करना और रचनात्मक व्यवहार की स्थापना करना है। कक्षा कक्ष प्रबंधन छात्रों की आवश्यकता अनुसार किया जाता है और एक कुशल अध्यापक की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कक्षा कक्ष प्रबंधन अति आवश्यक है। जॉन डीवी के अनुसार कक्षा कक्ष में ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों के गुणों को और उसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाती हैं, बाधा डालती हैं और छात्रों को प्रेरित करती हैं। आर के शर्मा के अनुसार कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत समस्त तत्वों का प्रबंधन सम्मिलित होता है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन के 3 मुख्य घटक होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य घटक भी होते हैं जैसे शिक्षक, आपका स्टूडेंट एंड इंटरवीनिंग कंपोनेंट, जिसमें कि आपका पाठ्यक्रम और आपके शिक्षण विधियाँ शामिल हैं। इसके बाद हम कक्षा कक्ष प्रबंधन को 4 लेवल्स में बांट सकते हैं। ये 4 लेवल्स होते हैं कि सबसे पहले आपको स्टेप वाइज क्या क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या क्या करेंगे कक्षा प्रबंधन में। सबसे पहले आप कक्षा के भौतिक वातावरण की व्यवस्था करेंगे, यानी कि एक क्लासरूम होगा जहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड होगा, बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी। फिर आप कक्षा के अनुदेशनात्मक वातावरण का संगठन करेंगे, मतलब जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देना है उसको इंस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट को आप ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आप अपनी जो शिक्षा की तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करेंगे और फिर आप अपने टाइमिंग और अन्य साधनों का प्रबंधन करेंगे। उसके बाद आप अपनी टीचिंग करेंगे। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की क्या क्या भूमिका रहती है। इसमें शिक्षक एक दार्शनिक की भूमिका निभाता है, एक मार्गदर्शक की, एक मित्र और प्रबंधक की भूमिका। इसके अलावा प्रजातांत्रिक व्यवहार और विशेष बालकों पर विशेष ध्यान भी जो है वो अध्यापक देता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि आपके क्लासरूम मैनेजमेंट को क्या क्या प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आपका जो टीचिंग है, आपका जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है, वही आपके क्लासरूम मैनेजमेंट को प्रभावित करता है। फिर आपने जो नियम बनाए हैं उनका निर्धारण कैसे किया है और उनका क्रियान्वयन आप कैसे करते हैं। इसके अलावा प्रबंध युक्तियाँ कि कैसे आपने जो है आपके क्लासरूम को मैनेज किया है और क्या क्या
टीचिंग स्ट्रेटजी आपने वहाँ पे यूज की हैं। फिर आपका वांछनीय व्यवहार का पृष्ठपोषण और कक्षा कक्ष वातावरण, ये कुछ कंपोनेंट आपके होते हैं जो कि कक्षा कक्ष प्रबंधन को आपके प्रभावित करते हैं। अब कक्षा कक्ष प्रबंधन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो कि दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट से संबंधित, दूसरी आपकी टीचिंग लर्निंग से संबंधित। तो जो आपकी टीचिंग लर्निंग से संबंधित समस्या होती हैं वो भी दो टाइप की होती है, एक टीचर रिलेटेड, दूसरी स्टूडेंट रिलेटेड। तो टीचर रिलेटेड समस्याओं में टीचर को अगर विषय वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगी। अगर टीचर की तैयारी पूरी नहीं है तो वो क्लास को मैनेज नहीं कर पाएगा, और अगर वो सिर्फ पाठ्यक्रम को पूरा करवाने पे ध्यान देता है तो वो बच्चों को जो है सिर्फ पाठ्यक्रम के बोझ तले दबा देगा। इसके अलावा छात्रों की कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी रहती हैं, जैसे कि छात्र जो है वो घरों से भी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं जिसकी वजह से वो शिक्षण अधिगम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। कुछ छात्र जो है सभी चीज़ों को रटने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके अलावा अपव्यय और अवरोधन भी एक समस्या है। तो कक्षा कक्ष में व्यवस्था संबंधी जो समस्याएं आती हैं वो ये आती हैं कि अगर छात्रों की संख्या अधिक है तो फिर क्लासरूम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। कई बार टीचर इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते, कई बार जो क्लास है वहाँ पे फर्नीचर भी उपयुक्त नहीं होता। इसके अलावा अगर क्लास में प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है तो पढ़ाने में मन नहीं लगता। कई बार ऑडियो विजुअल एड की कमी भी क्लासरूम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब एक टीचर का रोल क्या रहता है, तो टीचर का रोल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे क्विक रिवीजन हमने रखना है। तो आप टीचर की एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं कि टीचर फॉर टी फॉर ट्रूथफुल एंड टॉलरेंट, ई फॉर इफिशिएंट, ए फॉर अफेक्शनेट, C फॉर चीयरफुल, H फॉर हेल्दी एंड E फॉर एनर्जेटिक एंड एगर। इसके अलावा टीचर R फॉर रिसोर्सफुल। तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन आप ऐसा सा चार्ट बना के दे देंगे तो ये इफ़ेक्टिव लगता है और इससे आपका लगभग एक पेज फिल हो जाता है। अब आप बताएंगे कि समावेशी शिक्षक की क्या क्या भूमिका रहती है। तो समावेशी शिक्षक कक्षा प्रबंधन करता है, इसके अलावा पाठ्यक्रम सुधार भी करता है, इसके अलावा जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी करवाता है, और सभी प्रकार के बच्चों की शिक्षा के प्रबंध भी यहाँ पे करता है। और टीचर की क्लासरूम मैनेजमेंट में भूमिका आप ये बता देंगे जो कि मैंने आपको अभी बताई है। इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं एक अच्छे अध्यापक में होती हैं, जैसे कि उसका व्यक्तित्व प्रभावी होता है, उसको साइकोलॉजी का ज्ञान होता है, वो पक्षपात रहित होता है। इसके अलावा टीचर जो है वो धैर्यवान और सहिष्णु होता है, और शिक्षण की प्रभावपूर्ण कलाओं का ज्ञान भी उसको होता है। कुछ विशेष बालकों के प्रति जो है उसका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वो ये दृष्टिकोण रखता है कि सभी प्रकार के बच्चे सीख सकते हैं। इसके अलावा टीचर को विषय का ज्ञान भी होना चाहिए और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी उसका होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक वह व्यक्ति है जो बालकों में विभिन्नताएं होने के बावजूद भी उन्हें स्वीकार करता है और उन्हें इस प्रकार से एजुकेशन देता है कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है निर्देशन और परामर्श का। तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निर्देशन और परामर्श को आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए और इसका एक डिटेल्ड वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए गाइडेंस एंड परामर्श में एक ही फ़र्क होता है कि जो परामर्श है वो निर्देशन का ही एक भाग है, लेकिन परामर्श जो है वो पर्सनली और एक ट्रेंड मैन से लिया जाता है, जबकि गाइडेंस आप कहीं भी किसी से भी सामूहिक या फिर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो निर्देशन है ये अपने संगठित स्वरूप में USA में 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और इसका जो विकास है वो बोस्टन नामक नगर में हुआ था। प्रारंभ में ये केवल व्यावसायिक निर्देशन तक ही सीमित था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने पहली बार 1911 में निर्देशन से संबंधित पाठ्यक्रम की शुरुआत की। अब हम निर्देशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रूथ स्ट्रैंग के अनुसार निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के प्रयासों द्वारा स्वयं की क्षमताओं को खोजने और विकसित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। बाकर मेहंदी निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, जिससे कि वे समाज के विकास में योगदान दे सकें। स्किनर ने भी दी है इसकी परिभाषा कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से, यानी खुद से और जो हमारे आसपास हैं उनसे और जो हमारी सिचुएशंस हैं उनसे सामंजस्य सिखाने के लिए
सहायता देने की प्रक्रिया है। इसके बाद हम काउंसलिंग देख लेते हैं। तो काउंसलिंग यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये गाइडेंस का ही एक पार्ट है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आमने सामने बैठकर पूछताछ या तर्क वितर्क या फिर विचारों का आदान प्रदान। कार्ल रोजर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहारों और उनकी अभिवृत्तियों में वांछनीय परिवर्तन लाना है। इसके बाद शो ने एक परिभाषा दी है कि जो आपका परामर्श है इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक परामर्श लेने वाला और एक देने वाला। जो लेने वाला होता है उसको उपबोध्य कहा जाता है और जो देने वाला होता है उसको जो है आप परामर्शदाता के रूप में जानते हैं, क्योंकि वो प्रशिक्षण और ट्रेंड होता है। इसके बाद निर्देशन और परामर्श में अंतर देखिए फ्रेंड्स, जो निर्देशन है ये निवारात्मक होता है, परामर्श निदानात्मक होता है। निर्देशन का स्वरूप विस्तृत है जबकि इसका जो है छोटा है। निर्देशन का संबंध जो है वो व्यक्ति की प्रत्येक समस्या से होता है, यानी कि जीवन में जो सामान्य समस्याएं होती हैं, जबकि परामर्श जो है वो व्यक्तिगत समस्याओं से रिलेटेड होता है। इसके अलावा निर्देशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है, जबकि परामर्श केवल व्यक्तिगत होता है। निर्देशन आपका विषय उन्मुख है और ये समस्या उन्मुख है। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है जबकि आपका परामर्श एक संकुचित प्रक्रिया है। और निर्देशन आपका गोपनीय और सार्वजनिक दोनों प्रकार का होता है, जबकि आपका परामर्श जो है केवल गोपनीय होता है। और निर्देशन आपके सामने बहुत सारे विकल्प प्रस्तुत करता है, जबकि परामर्श में आपकी समस्या के समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। अब निर्देशन और परामर्श के कुछ सिद्धांत हैं कि निर्देशन और जो परामर्श है वो सभी के लिए होना चाहिए और ये जीवन पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती ही रहती हैं। इसके अलावा व्यक्तिगतता का सिद्धांत और निर्देशन की विशिष्ट कला की उपयोगिता और लचीलेपन के सिद्धांत। इसके अलावा समस्या एवं प्रक्रिया की जटिलता का सिद्धांत, दूसरों के सहयोग का सिद्धांत, स्वैच्छिक परामर्श का सिद्धांत, समस्या समाधान हेतु उत्तरदायित्व का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिटेल्ड क्लासेस में इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आता है आपका निर्देशन और परामर्श के प्रकार। तो यहाँ पे 3 प्रकार हैं: शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन आपका फ्रैंक पार्सन्स ने दिया था। इसके बाद आता है आपका शैक्षिक निर्देशन। तो शैक्षिक निर्देशन भी कई बार पूछ लिया जाता है। हैरीमन और एरिक्सन ने शैक्षिक निर्देशन व्यक्तिगत छात्रों की योग्यता, रुचियों, पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं का पता लगाने की विधि प्रदान करता है। अब शैक्षिक निर्देशन के क्या उद्देश्य रहते हैं? तो ये छात्रों को अध्ययन जारी रखने के लिए प्रेरणा देता है, छात्रों के में अध्ययन संबंधी आदतों का विकास करता है, छात्रों में प्रभावशाली ढंग से समाज में समायोजन करने की क्षमता विकसित करता है और छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के चयन में मदद करता है कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा ये व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक है। अब शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है, इसका क्या महत्व है? तो इसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है और जो आपका 10th के लेवल के बाद जो माध्यमिक शिक्षा में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चक्कर होता है उसमें भी आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। विकास परियोजनाएं और परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी ये सहायता देता है। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नताएं और व्यावसायिक विषयों में वृद्धि। इसके अलावा जीविका व अवसरों से परिचय के लिए भी आपको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने के कारण भी आपको एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए होता है। इसके अलावा शिक्षा में अपव्यय को रोकने के लिए भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर टीचर गाइड करेगा तो कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ाई छोड़ने का मन बना लेते हैं वो फिर से पढ़ाई की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। अब शैक्षिक निर्देशन की कुछ विधियाँ हैं, जैसे संचित अभिलेख, परीक्षण विधि, केस हिस्ट्री मेथड, पास आउट चित्र, समाज मिति, सोशियोमेट्री, क्वेश्चनेयर, आपका इंटरव्यू, सामान्य अनुकूलन, अनुवर्ती क्रियाएं। परीक्षण विधि में आपके बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण और विशेष योग्यता परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका पूरा का पूरा हमने समावेशी शिक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लिया है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बल्कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें और बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज़ करवाई हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो एक सीक्वेंस में पूरा सब्जेक्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर बोलते समय मैंने कोई भी मिस्टेक की है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि इतने लंबे समय से बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और अगर आपको मेरा ये
वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पूरे सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना ही था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आपको ये सच में पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।